कई लोगों को पता नहीं है कि आईबी क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आईबी के बारे में कुछ नहीं पता है, कॉलेज में पढ़ता हो, क्या बताएंगे कि आपने क्या किया या आईबी क्या होता है? आईबी और रॉ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत को हमेशा से लेफ्ट विंग टेररिज्म से रहा है, जिसको नक्सलिज्म या माओवाद कहते हैं। आपको लगता है कि आईबी उसमें विफल रहा नक्सलिज्म को कर्ब करने में? जैसे हम हमेशा रॉ वगैरह का देखते हैं कि रॉ अपने खुफिया जासूसों को अलग अलग कंट्रीज में भेजता है। अजीत डोभाल तो खुद पाकिस्तान गए हुए थे, जो हमको अब पता चलता है। क्या नक्सलिज्म को कर्ब करने के लिए भी क्या हम उस तरीके के उपाय का प्रयोग करते हैं? करते तो हम हर चीज जो भी संभव है, इसमें कोई शक नहीं है। 36 वर्ष हो गए कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन किए हुए, जब उनका जेनोसाइड या एक्सोडस हुआ था। आपको क्या लगता है कि वो जो एक्सोडस या जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का हुआ, क्या उसमें पाकिस्तानी मिलिशिया इन्वॉल्व थी ज्यादा या लोकल मुस्लिम्स का ज्यादा रोल? दोनों। क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम कभी ला पाएंगे अपने पास? अब मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ। दाऊद इब्राहिम का जब नाम होता है तो कई बार होता है कि जैसे शरद पवार जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि एक समय था जब आया जा सकता था, और इतने साल हो गए 1993 बॉम्ब ब्लास्ट, हम आज तक उसको उस तरीके से पनिश नहीं कर पाए। व्हाट डू यू थिंक? तो वो रहता है क्लिफ्टन एवेन्यू में। तो अच्छा, दाऊद का घर देखा आपने? हाँ। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो शशांक, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपकी जो विदेश नीति है वो आपका जो आंतरिक आपकी क्षमता है उसको परिलक्षित करे। अब जब भारत विकास कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे हो, और उसी समय हम देखते हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। क्या हमारी नीति चाइना जैसी होनी चाहिए थी कि हम उनको रोक पाएं और वहीं पे प्रोवाइड कर पाएं एम्प्लॉयमेंट? ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम भारत में है, क्या वो इन वजहों से है जो फ्रीबीज और ये सब में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम? और हम कई बार जब थाने जाते हैं तो एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, टॉर्चर कई बार होता है। इनफैक्ट मैं नाम नहीं बोलूँगा सर, लेकिन एक ऐसा भी मैंने देखा है कि थाना है जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, बगल में एक और बिल्डिंग को किराए पे लिया गया है और वहाँ पे टॉर्चर होता है। आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम? दिक्कत ये है कि हमारे राजनीतिज्ञ नहीं चाहते कि पुलिस रिफॉर्म हो। आपने कश्मीर की जो बात की, कश्मीर सुलझा नहीं सकते हम। अगर कोई कहता है कश्मीर सुलझ जाएगा तो अभी तो नहीं सुलझेगा 30-40 साल। नक्सलाइट्स की वाकई केंद्र सरकार ने ही नहीं बल्कि जो स्टेट की सरकारें हैं उन्होंने भी कमर तोड़ी। वो मैं समझता हूँ कि 70% दुरुस्त हो चुका है। ब्यूरोक्रेट्स अपना मिसयूज करते हैं, कोई करप्शन में फंस जाता है, कोई मिसकंडक्ट में फंसता है और उन पे एक्शन नहीं होता उस तरीके से। आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये क्यों इशू है? यू वर्सेस यू विद शशांक के इस संस्करण में आपका स्वागत है। आज जब हम बात करते हैं कि भारत अलग अलग ऊंचाइयों पे जा रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट में हो या सोशल फ्रंट में हो, डिप्लोमेसी फ्रंट में हो, चाहे वो सोसाइटी के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो उसमें कई सारे चैलेंजेस की बात होती है। बिकॉज अब ग्लोबल वर्ल्ड में हम हैं, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज, काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। उसमें सिक्योरिटी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पेक्ट आता है, उसमें कई बार हमारे मन में कई सारी शंकाएं रहती हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि हम सही में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार मैक्रो और माइक्रो मैनेजमेंट में भी डिफरेंस आ जाता है कि हम मैक्रो लेवल पे बढ़ रहे हैं, माइक्रो लेवल बढ़ पा रहे हैं कि नहीं। कई बार हम इकोनॉमिक लेवल पे आगे बढ़ते हैं लेकिन पर कैपिटल इनकम पे कम रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे बेहतर हो रहे हैं लेकिन नेबरिंग कंट्री से खराब हो रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि इंसर्जेंसी से हम सही से लड़ पा रहे हैं कश्मीर में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में हम फेल होते हुए दिख रहे हैं। नक्सली से हम लड़ पा रहे हैं, लेकिन क्या हम शेड्यूल्ड ट्राइब को अपने में इंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे कई सारे पॉइंट जब मेरे मन में आते हैं तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसे किसी व्यक्ति से बात किया जाए जो इसका एक्सपर्ट भी हो और जिससे हम बात करके समझ पाएं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है या हमारी ब्यूरोक्रेसी सोचती है, क्योंकि वही इस देश को चला रही है, उसी पे हमने जिम्मेदारी दी हुई है कि वो इस देश को चलाए। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम मिलने वाले हैं। उनका नाम है यशोवर्धन झा आजाद। उनके नाम के अनुसार उन्होंने काफी कार्य किया हुआ है। वो आईबी में रहे हुए हैं, इंफॉर्मेशन कमीशन में रहे हुए हैं, साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी में भी काम किया हुआ है। तो आज उनसे जानेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको मैं आजाद बोलूं, सर बोलूं, या क्या बोल सकता हूं?
कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं सर रखता हूँ। सर सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी आप क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में रहे हैं आईबी में, कई लोगों को पता नहीं है कि आईबी क्या होता है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आईबी के बारे में कुछ नहीं पता है, कॉलेज में पढ़ता हो, क्या बताएंगे कि आपने क्या किया या आईबी क्या होता है? देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो एक संस्था है जो देश के संविधान को संभालती है। सारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो आईबी के जिम्मे है, और आंतरिक सुरक्षा में कई सारे पहलू आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या मिलिट्री का मामला हो, चाहे वो बॉर्डर का मामला हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि देश की सुरक्षा को प्रभावित करती है वो आईबी के अंदर आता है। तो इसलिए आईबी का जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है, और इसलिए आईबी जो है पूरे देश में फैली हुई है। इसकी जो यूनिट्स हैं, इसके जो ऑफिसर्स हैं, तो अंत में ये कहूँगा कि आईबी का कार्य ये देखना है कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है वो स्वस्थ रहे, बिल्कुल हर हालात में हम उसको बचा के रखें, और किसी तरह का भी ख़तरा अगर मंडरा रहा है तो उसके बारे में तत्काल रिपोर्टिंग करें सरकार को, उसके बारे में क्या पॉलिसी बननी चाहिए उसके बारे में सुझाव दें। तो ब्रॉडली ये आईबी का चार्टर है जो कि एक कॉमन मैन जिसको कि आसानी से समझ सकता है। सर एक बराबर प्रश्न उठता है लोगों के मन में और मेरे मन में इनफैक्ट, आईबी और रॉ, RAW, ये दो संस्थाओं के बारे में हम सुनते हैं हमेशा, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए, रॉ का जो जन्म हुआ है वो आईबी से ही हुआ है, और उसके पहले आईबी एक संस्था थी जो कि देखती थी। आईबी और रॉ का बड़ा स्पष्ट डिफरेंस है। आईबी जो है आंतरिक सुरक्षा को देखती है, और रॉ देखता है कि बाह्य जो बाहर से और देशों में से जो खतरा हमारे देश को है उसका आंकलन करता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो अगर पाकिस्तान में कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये रॉ का कार्य क्षेत्र में आएगा। बांग्लादेश में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो रॉ के देखने का ये कार्य है। अमेरिका में, यूरोप में, जैसे आपने देखा हो कि कनाडा में हमारे जो एम्बेसीज थे उन पे एक तरह खालिस्तानियों ने एक प्रदर्शन किए, धमकी दी, तो ये रॉ का था आकलन करना और रिपोर्ट भेजना। आईबी का काम है कि अंदर से जितनी भी सूचना आपको आ रही है आंतरिक सुरक्षा के बारे में, जितने भी खतरे आ रहे हैं वो रिपोर्ट करना। तो एक है आंतरिक सुरक्षा, और आंतरिक सुरक्षा तो है ही, आंतरिक सोर्सेस, और रॉ का है बाहर से जो है। लेकिन अगर जैसे कि कश्मीर से वो क्रॉस ओवर करके आ रहे हैं बॉर्डर में, तो बॉर्डर का जो इंटेलिजेंस है वहाँ पे आईबी भी रहेगी और रॉ भी रहती है। क्योंकि रॉ भी सूचना देती है कि उस तरफ से क्या जानकारी आ रही है। तो सर आप आईपीएस ऑफिसर हुए और उसके बाद आप आईबी में आए, कोई आईबी में कैसे आता है? क्या कॉल होता है या आपको बुलाया जाता है या आप अप्लाई करते हैं? कोई तरीका है जाने का? अब मैं आपको ये बताऊं कि आईबी की नज़र तो हर स्टेट पे रहती है, तो हर स्टेट में रहती है तो हर स्टेट में आईबी के अफसर रहते हैं। तो आईबी के अफसर वाकिफ़ भी रहते हैं, वहाँ के जितने अफसर हैं आईपीएस के रहे हैं उनसे मुलाकात भी होती है, चर्चाएं भी होती हैं। तो उससे एक एस्टिमेट तो हो ही जाता है कि ये व्यक्ति कैसा कर रहा है, और बट डॉसियर्स तो मेंटेन होते ही हैं। तो इसलिए जब आप डेपुटेशन पे स्टेट से बाहर जाते हैं, स्टेट आपको क्लियर करता है डेपुटेशन के लिए, आप मांग कर सकते हैं भारत सरकार में जाने के लिए, और उसके बाद आपका नाम जो है स्टेट द्वारा भेजा जाता है, और जब वो नाम यहाँ पे आता है तो आईबी उसमें से पिकअप कर लेती है, या आईबी पहले भी अपने तरीके से भी चुन सकती है।
और उसके बाद आप वहाँ पे दोनों तरीका होता दोनों है। तरीका। बट सर एक बार आप जब से आईबी में आ गए, क्योंकि आईपीएस वाला जो जॉब होता है नॉर्मल, आप किसी भी कैडर के मेंबर रहते हैं तो आपका पब्लिक लाइफ बहुत होता है, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप आईबी में आते हैं तो आपका लाइफ बहुत सिल्यूटेड हो जाता है, सोशल सर्कल शायद लिमिटेड हो जाता होगा या एक टाइप का हो जाता होगा। आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा आईबी ज्वाइन करने के बाद? देखिए ऐसा है कि हाँ, जब मैं एसपी था तो पब्लिक इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि आपका काम ही और आपका है कैडर कौन सा था? सॉरी। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो आपका काम ये है कि आप लोगों से मिले, पता लगाएं, उनकी तकलीफ़ें देखें और उसके उपरांत कार्रवाई करें। जब आईबी में है तो आपका कार्य दूसरा रहता है। आप ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप काफ़ी चीज़ें मीटिंग्स करते हैं, इसमें जाते हैं, सुझाव देते हैं। तो लेकिन जो आपकी पर्सनल सोशल लाइफ है वो मेंटेन रहती है। हाँ, आप उतना ज़्यादा जिस तरह का आपका कार्य क्षेत्र है उसके अनुरूप आपको कार्य करना होगा, तो उतना ओपन आप नहीं रहते हैं। तो फैमिली लेकिन पे ऐसा कोई इम्पैक्ट हुआ? बिकॉज आपका बैकग्राउंड भी सर थोड़ा रहा है कि आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर रहे हैं स्टेट के, तो आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, आप उसके बाद आईपीएस थे और उसके बाद अचानक से आईबी, काफी डिफरेंस, कुछ दिक्कत उसमें फील हुआ ट्रांजिशन में? दिक्कत ये होती है कि हाँ, आप जहाँ कुछ चाहें बोल दें वैसा नहीं वैसा नहीं हो सकता है। लिमिटेशन आ गए। थोड़ी सी लिमिटेशंस तो आती हैं, जैसे कि हर सर्विस में रहती हैं। हाँ, आईबी में रह के आपको थोड़ा सतर्क ज़रूर रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर के एजेंट्स हैं, बाहर के लोग हैं, वो किसी तरह आपके कार्य में हावी नहीं हो जाएं या आपके कार्य में हस्तक्षेप ना करें। तो इसलिए आपको कुछ जगहों से बिल्कुल बचना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ओपनली भी करते हैं, जैसे मीटिंग्स होती हैं, डीजीपी मीट्स होते हैं, तो उसमें आप ऑफिशियली सारी कार्रवाई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आप एक एजेंट तो हैं नहीं, आप सोर्स बनाते हैं, आप खुद नहीं हैं। तो उस हिसाब से आपका काम ज़्यादा सुपरवाइजरी रहता है और इसलिए आप थोड़ा बहुत कोई विशेष फ़र्क उसमें नहीं आता। सर एक क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि आप एमपी कैडर से रहे हैं और आप जब एमपी कैडर में थे तो एमपी छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भारत को हमेशा से लेफ्ट विंग टेररिज्म से रहा है, जिसको नक्सलिज्म या माओवाद भी कहते हैं, जो माओ को सपोर्ट करते हैं और आर्म रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हथियार उठा के लोगों को मारते हैं, सरकार से लड़ते हैं। आपको लगता है कि आईबी उसमें विफल रहा नक्सलिज्म को कर्ब करने में? जो नक्सलिज्म ने इतना पैर फैलाया, चाहे वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और नीचे तक चला गया, और इतने सालों से इतना बड़ा एक टेरर ग्रुप हमने देखा, क्या लगता है आपको कि वो विफलता हमारी रही और कहाँ रही वो विफलता? देखिए, नक्सलवाद का जो स्वरूप है, वो शुरू में दूसरा था, बाद में दूसरा हो गया। नक्सलबारी क्षेत्र से ये पनपा। वेस्ट बंगाल में। हाँ, वेस्ट बंगाल में चारू मजूमदार ऐसे लोग थे जिन्होंने उसे बिल्कुल ही एक जो आइडियोलॉजिकल ये दिया, और वो बड़े फार्मर्स, बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। और उसके बाद ये जो नक्सलवाद आइडिया के रूप में फैला और बड़े भयानक रूप से फैला, उड़ीसा है, और इसके जो सारे आइडियोलॉग्स आंध्रा से आए, आंध्रा से ये ऊपर बस्तर में भी आया। तो मैं ये कहूँगा कि नक्सलवाद का जो फैलाव हुआ, वो तो गलती तो हमारी गलती से हुआ, क्योंकि जो ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स के को हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में उनके साथ वो सानिध्य नहीं रखा जो कि हमें रखना चाहिए था। और हमारा एक पॉलिसी और भी था कि ट्राइबल्स को बिल्कुल छोड़ दें, ये अपने ही आप जो करना चाहते हैं सब कुछ कर दें। कभी कभी बीबीसी के लोग आते थे, वो घोटुल का फ़ोटो लेने, माने इस तरह से उनको एक तरफ से एक अलग बना कर ही रखा, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी नहीं था। तो इन ट्राइबल्स में जब नक्सलियों ने आवाज़ उठाई तो उन्हें वो अच्छे लगे उनके स्लोगन कि देखिए हम अपनी सरकार दे रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। तो वो जो फैलाव का समय था, बड़ा ही एडमिनिस्ट्रेशन की जो आउटरीच थी वो वहाँ नहीं पहुँच सक रही थी, तो इसलिए वो ज़बरदस्त फैलाव आया। बाद में जब
एडमिनिस्ट्रेशन ने पहुंचने की कोशिश की तब टकराव शुरू हुआ। और ये जो हम रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, तो रेड कॉरिडोर में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनका भागना और क्रॉस छुपना। जाना, छिपना, हाइडिंग प्लेसेस, अबूझमाड़ जैसे एक बहुत बड़ा एक दंडकारण्य एरिया एक अलग बना। तो वहाँ के घने जंगलों में आपको किसी तरह का ना तो इंटेलिजेंस मिलता था, ना तो किसी तरह का ऑपरेशनल मोबिलिटी मिलती थी, और वो एक गढ़ बन चुका था। तो मैं समझता हूँ आईबी को उस समय इंफॉर्मेशंस तो मिलती थी, लेकिन कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं थी उतनी एक्शन करने के लिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन मिलती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इंफॉर्मेशन मिलती थी, इंफॉर्मेशन तो काफ़ी मिलती थी। तो गवर्नमेंट की कमी रही या देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो कि नहीं चाहता था कि कार्रवाई हो नक्सल्स के खिलाफ। लेकिन हमारे पास उस तरह के वेपन्स नहीं थे, हमारे पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास उस तरह के ह्यूमन सोर्सेज नहीं बने थे, जो कि धीरे धीरे कैपेबिलिटीज़ हमारी जब बढ़ने लगी और तब वो बदलाव आया। बट नक्सलिज्म को इन जनरल सपोर्ट कैसे मिलता था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या आइडियोलॉजिकल? तो समझ में आया कि चाइना से, क्योंकि माओ से प्रेरित थे वो लोग, इवेंचुअली ऐसा कहा जाता है, या उनके नाम में ही माओवादी है, आई डोंट नो कितना क्या है। लेकिन वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, ये दो चीज कहाँ से उनको मिलता था आपके देखिए, experience में? हाँ, उनका जो आइडियोलॉग बेसिक जो उनके आइडियोलॉग्स थे वो थे वहाँ के आंध्रा के थे। और आपने देखा होगा सारे उनकी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग्स होती थी साल में एक बार, उसकी भी जानकारी मिल जाती थी कि उसमें क्या उनके प्लान्स हैं। वो असेसमेंट करते थे, बड़ा सटीक असेसमेंट करते थे कि किस एरिया में अच्छा कार्य हुआ है, किस एरिया में नहीं हुआ है, कहाँ की पुलिस फोर्सेस एक्टिव हैं। और धीरे धीरे उसके बाद फिर उनके जो सेंटर्स हैं वो अर्बन एरिया में भी फैलने लगे, क्योंकि इलाज कराने तो वो शहरी जाते थे, सेफ हाउस रखना पड़ता था, पैसे लेने, एक्सटॉर्शन करने भी कभी कभी धमकियां तो मिलती थी यहाँ पे। तो एक तो फंडिंग का तरीका था उनका कि जितने भी आपके ट्राइबल एरिया में बॉक्साइट माइनिंग कंपनी है, आयरन ओर की कंपनी है, जिसारे पैसे पैसा लूटते थे वो, और बुरी तरह से लूटते थे। जितने हैं धनी लोग भी उस एरिया में, उनसे भी पैसे मांगते थे, वो तो एरिया था। वेपन्स जो मिलते थे उनको, हथियार, कुछ हथियार ऑफ कोर्स बाहर से मिले, सप्लाई किए गए, लेकिन काफ़ी हथियार जैसे पुलिस वालों के मारने से, पुलिस स्टेशन लूटने से, अवैध हथियार, ये थे इनके सोर्स। तो ये एक हो गया फंडिंग, जो कि फंडिंग काफ़ी थी। तेंदुपत्ता से उन्होंने खूब कमाया वहाँ पे, आपको मालूम है, उस एरिया में। और उसी प्रकार माइनिंग कंपनी से कमाया, जो कि उन्हें पैसा देते थे और बताते नहीं थे, पुलिस को भी नहीं बताते थे। और दूसरा जो वेपन्स की सप्लाई थी, या तो खरीदते थे कुछ, और काफ़ी कुछ उनको पुलिस से मिलता था। पुलिस भी सब। अच्छा, इसमें एक, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में काफी रहा हूँ, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो कांग्रेस के समय में, एक उन्होंने एक लाया सलवा जुडुम, कहा कि वहीं के लोगों को खड़ा किया जाएगा उन्हीं के अगेंस्ट में। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी प्राइवेट आर्मी क्रिएट नहीं कर सकती है लड़ाई करने के लिए, चाहे वो आप नक्सलिज्म के खिलाफ ही क्यों लड़ें, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, जिससे मुझे लगता है कि नक्सलिज्म बहुत हद तक आगे बढ़ गया, या उसको रोकने की जो हमारे प्रयास थे वो रुक गए। आपको क्या लगता है कि सलवा जुडुम सही था, और उसको रोकना सही था या गलत था? देखिए, काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत तरह के प्रयास होते हैं, और वो रमन सिंह थे उसमें, बीजेपी के सीएम। और स्टेट में रमन सिंह, सेंट्रल में ये हाँ, और कांग्रेस। बहुत ही अच्छा कार्य किया था रमन सिंह ने लड़ाई जो लड़ी थी नक्सलियों के खिलाफ, वो बहुत गजब की लड़ाई थी, और उन्होंने फुल सपोर्ट दिया था। मुझे याद है, मैं गया था उसका असेसमेंट करने के लिए। अच्छा। और उस समय मैं आईबी चीफ था मध्य प्रदेश एरिया का, सेंटर में आ चुका था, और मैं छत्तीसगढ़ गया, वहाँ के इलाके में घूमा, और कुछ ऐसे इलाकों में भी गया जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। और मैंने सलवा जुडुम के कैंप्स भी देखे, और वहाँ पे दो तरह की समस्या थी। एक तो दोनों तरफ से बड़ी भयानक लड़ाई चल रही थी। एक तो कॉमन मैन जो है पिस गया था बीच में, तो अगर जो सलवा जुडुम में जिसने ज्वाइन किया, तो उसकी फैमिलीज को पकड़ पकड़ के मारते थे, नक्सली मारते थे। और इधर कोई मिल जाती थी तो पुलिस उनका ब्रूटली इंट्रोगेशन करती थी। तो सलवा जुडुम में भी ऐसा हुआ
कि उन्होंने जैसा कहते हैं कि सलवा जुडूम ने भी कुछ ऐसी यातनाएं दी इस लोगों को, और लोगों ने कहा कि जाके कई जगह लूटपाट भी किया, ये सब भी किया। तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि स्टेट का एक प्रयास था। कुछ जगह सलवा जुडूम तो ठीक चला, कुछ जगह नहीं भी चला, लेकिन ये काउंटर एजेंसी का ये था, और ह्यूमन राइट्स इशू पे और लिबर्टी और इसके नाम पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया। और लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि तब तक जो है कैपेबिलिटी हमारी बढ़ चुकी थी। ओके 2005 में ब्रिज वहाँ के बड़े अच्छे अफसर हैं, वो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने यही बात कही कि हमारे पास इंफॉर्मेशन था, हम उस पर एक्ट नहीं कर सक रहे थे, एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। दूसरा, जो स्टेट पुलिस फोर्सेस थी वो उतनी कैपेबल नहीं थी। लेकिन आप देखिए, छत्तीसगढ़ की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पे डीआरजी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व जो उन्होंने शुरू किया, जी वहाँ के लोकल लोगों को शुरू किया, एम्प्लॉय करना शुरू किया, और पिछले 10 सालों में वही डीआरजी है जो चढ़ चढ़ के मार रही है नक्सल्स को, वही इंफॉर्मेशन दे रही है। इनफैक्ट मैं कल ही अमित शाह जी का ट्वीट देख रहा था जो उन्होंने एक्स पे किया है कि एक इनामी नक्सली 1 करोड़ जिस पे लगा हुआ था बाउंटी, उसको कल मारा गया है, साथ में 15 लोगों को और मारा गया है। और एक अपील अमित शाह जी ने की कि हम नक्सलियों को कहते हैं अभी भी हथियार छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे जो डेडलाइन है 31 मार्च से पहले नक्सलिज्म को खत्म करने का, उस पे आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो रही है? पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कैसे सक्सेसफुल हो पा रही है? इसका जवाब दो तरह से दूंगा। पहली बात तो ये है कि नक्सलाइट्स की वाकई सरकार ने, केंद्र सरकार ने ही नहीं बल्कि जो स्टेट की सरकारें हैं उन्होंने भी कमर तोड़ दी है नक्सलाइट की। मिलिट्री मशीन जो है नक्सलवाद का, वो मैं समझता हूँ कि 70% ध्वस्त हो चुका है। 70%? जी हाँ। और देखिए, जब कोई भी जो सैन्य बल की क्षति होती है तो आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन वो आधी लड़ाई आप तब जीतते हैं जो बची हुई है, जब आप उनके जो आइडियोलॉजिकल बेस है उसको तोड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि उनके आइडियोलॉजिकल बेसिस को भी हमने ध्वस्त किया है। अभी जो वेणु राव या जिन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने ये ओपन कॉल दिया नक्सलाइट्स को कि अब आप आके सरेंडर कर दें, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे वो अब सही नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने उस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य कर लिया है। ये राव ने कहा, जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। तो डेवलपमेंट हुआ है इवन फॉर नक्सल? डेवलपमेंट हुआ है, और सबसे बड़ी बात जो हुई है, कैसे हमने जीता, ये बात आपने पूछी। जी तो मिलिटरीली जो है हमारा जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा हो गया है। कोबरा की यूनिट्स जो सीआरपीएफ की है, और स्टेट की जो यूनिट्स हैं, जैगुआर्स हैं जैसे, वहाँ पे डीआरसीजी यहाँ पे है, और आंध्रा के तो ग्रे हाउंड्स ने तो पहले ही ध्वस्त कर दिया था। तो मिलिटरीली हमने गजब का सक्सेस लिया है। कोऑर्डिनेशन अच्छी रही? टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, सब में। और दूसरी बात जो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा किया है कि पहले हम ग्राउंड को तो जीत लेते थे, अब हमने उसको सिक्योर करना शुरू किया। सिक्योर करते हैं, जो जो जितने स्कीम्स हैं हमारी वो चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ उसके लिए मैं फुल क्रेडिट होम मिनिस्टर को भी दूंगा, अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हर तरह का सपोर्ट दिया। सीआरपीएफ को मॉडर्नाइज करने का, स्टेट पुलिस के मॉडर्नाइजेशन का, इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, यूएवीज ने गजब, ये नया एक वॉरफेयर का मीन हो गया वॉरफेयर का ये किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दो हुई। एक, जब हिडमा जो बटालियन 1 का कमांडर था वहीं का, बिल्कुल सबसे ज्यादा इनफैक्ट उसी के बारे में, हिडमा के बारे में बात हुई। बिल्कुल। तो हिडमा का जब एनकाउंटर हुआ और वो भागकर अपने अबूझमाड़ से आंध्रा एरिया के बॉर्डर में मारा गया, वो पहली जीत रही मैं समझता हूँ नक्सलवाद के खिलाफ, उसको ध्वस्त करने में। और राव के स्टेटमेंट के बाद कि आइडियोलॉजिकली भी हम उतने मजबूत नहीं रहे हैं, क्योंकि स्टेट ने वो सब कुछ कर दिया है जो हमने प्रॉमिस किया था, जिसके लिए बेसिकली नक्सली लड़ रहे थे, या इनिशियल जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो कंप्लीट कर दिया स्टेट ने। और इसलिए अंत में यही कहूंगा कि बस्तर का व्यक्ति जब आज
1 साल 2 साल बाद जब ये कहेगा कि नहीं, ना तो हम स्टेट से पिस रहे हैं और ना हम नक्सल से पिस रहे हैं, बल्कि हमारी स्किलिंग हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसका मतलब कि नक्सलवाद का सफाया हो गया। जैसे हम हमेशा रॉ वगैरह का देखते हैं कि रॉ अपनी खुफिया जासूसों को या हम मूवीज में देखते हैं या पढ़ते हैं कई बार, अलग अलग कंट्रीज में भेजता है। अजीत डोभाल तो खुद पाकिस्तान गए हुए थे, जो हमको अब पता चलता है, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह कार्य किया। गोल्डन टेम्पल वाले टाइम में अजीत डोभाल का इन्वॉल्वमेंट रहा, एक्सेट्रा। क्या नक्सलिज्म वाल को कर्व करने के लिए भी क्या हम उस तरीके के उपाय का प्रयोग करते हैं? करते तो हम हर चीज़ जो भी संभव है इसमें कोई शक नहीं है। अगर खुद नहीं जा सकते तो औरों को भेजते हैं। जानकारी तो देखिए, सबसे अच्छी जानकारी तो ह्यूमन एसेट्स से मिलती है। जो हमारे लोग अंदर हैं वही जानकारी सबसे ज़्यादा तो वही देते हैं। बाकी जानकारी हमें टेक्नोलॉजी से मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मील से मिलती है, सैटेलाइट इमेजरी से मिलती है, बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। लेकिन जैसे जैसे काम किए हैं हमारे, हम तो रन बाकुरे कहेंगे उन्हें, आईबी के लोग और स्टेट इंटेलिजेंस को लोगों ने किया है, वो कमाल का कार्य किया है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, ये तो नक्सलिज्म का हुआ, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं देखता हूँ आइडियोलॉजिकली, और ये मेरे ख्याल से शायद इस मुद्दे पे एक अहम प्रश्न है कि पहली बार देख रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट हो गई, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो लेनिन को फॉलो करती है, इनफैक्ट केरल में उनकी गवर्नमेंट भी है, मुख्यमंत्री का खुद का स्टेटमेंट आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि सीज फायर क्यों नहीं करते, हम बात क्यों नहीं करते। कई बार हम माओवादियों की तरफ से देखते हैं कि हम बात करना चाहते हैं सरकार से। और एक समय मैं वो भी देखता हूँ कि जब पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर होते थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई 3 दिन के लिए हथियार छोड़ दीजिए, बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिएगा। और अब हमारा हो गया कि हम हथियार या हम गोलीबारी नहीं रोकेंगे, हम मारेंगे अगर आप नहीं रुकते हैं, और हम 31 मार्च से पहले रोकेंगे। आपको क्या लगता है कि ये एस्पेक्ट कि हम हथियार के दम पे और कुचलने के इरादे से बढ़ना चाहिए, या जो कम्युनिस्ट पार्टीज और इवन कांग्रेस भी कई बार सपोर्ट करती है, वो एंगल ज्यादा सही है? देखिए, मैं कभी भी सैन्य बल या सैन्य तरीका से सहमत नहीं। बराबर जो भी इंटरजेंसी की लड़ाई है, वो बराबर लोगों के सहारे जीती जाती है, लोगों का विश्वास लेकर जीता जाता है। और इसलिए जो अमित शाह ने कॉल दिया है, बड़ा सही दिया है कि अभी भी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सरेंडर कीजिए। सरेंडर हो भी रहे काफी सारे, खूब हो रहे हैं, खूब हो रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है, पहले वो क्या कहते थे, सरेंडर की बात नहीं कहते थे, सीज फायर की बात कहते थे। और सीज फायर हमने जब भी किया तो इस बीच में वो अपनी सैन्य शक्ति जो है उसको और बढ़ा देते थे, ताकि उन्हें समय मिल जाता था। तो हमने ये कहा है कि भाई हम आपको वो समय नहीं देंगे, आप सीज फायर कर दीजिए, और जब तक आप सीज फायर नहीं कीजिएगा तब तक हम लड़ाई करते रहेंगे। आप सरेंडर कीजिए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। तो ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम जीत रहे हैं, स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए। और उस समय एक स्टेलमेट था, तो दोनों तरफ से कभी हम बोलते थे, कभी वो कुछ बोलते थे, इसीलिए वो बात बनी नहीं। आज बिल्कुल वो नक्सल जब बिल्कुल नीचे हैं, उनके 2-3 कमांडर्स अभी हैं जो कि कह रहे हैं कि लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंत नजर आ ही रहा है। एक और उसमें आता है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल बात है, अर्बन नक्सल्स की बात अब तो इनफैक्ट पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी ने भी की है और सोशल मीडिया पे भी हम करते हैं। जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज में जब नारे लगते हैं कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, हाल फिलहाल की बात है ये। आपको लगता है कि ऐसी चीजों को भी कर्व करना चाहिए, या फिर उसका अल्टरनेट होता है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके नाम पे इनको बोलने दिया जाए? What do you have to say there? देखिए शशांक, मैं कॉलेज के कुछ लड़के, नए लड़के अगर हिडमा के बारे में कुछ बोल दें या चाइना के बारे में बोल दें या पाकिस्तान के बारे में बोल दें, तो मैं नहीं समझता कि कोई इसके लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं एसपी 4 जिले में रह चुका हूँ, डीआईजी रह चुका हूँ भोपाल में, ऐसी चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। एक बड़ा देश जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हुई तब भी हम प्रजातंत्र हमारा बरकरार रहा, सेफ रहा, हम क्या ये छोटी छोटी चीज़ों पे जाएं? मैं नहीं समझता ये कोई ख़ास चीज़ है। हाँ, अर्बन नक्सल्स में जो पहले प्लानिंग होती थी, जो सेफ हाउसेस रहते थे, देखिए हमारे समय में ही भोपाल में सबसे बड़ा एक ज़ख़ीरा पकड़ा, जो कि आर्म्स फैक्ट्री थी, जो आर्म्स ट्रेनिंग और बनाने की फैक्ट्री। वो तो पूरा एकदम ऐसा लग रहा था कि मिशन के तरीके से लड़ाई करने के लिए बना रहे हैं। भोपाल में ही तो मेरे ही समय में था, बल्कि मैं नहीं, कैपिटल सिटी था। मैं नहीं किया था।
तो अब वो आई गेस समय, उस टाइम मीडिया ने भी काफी रिपोर्ट जी किया हाँ, जी हाँ, तो अब वो समय चला गया। अब जो है, जहाँ तक हथियार की बात है, जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, प्लानिंग की बात है, जो बिल्कुल ही ऑपरेशन से जुड़ा है, उसको मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ किताबें मिल गई, तो मैं नहीं समझता कि उसको ये लेके आवश्यक है। लोग विचारधारा से, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई खालिस्तान जिंदाबाद कह दे तो इसके लिए थोड़ी मतलब कि वो टेररिस्ट हो गया, हम्म है कि नहीं। जैसे कि ये तो वही हुआ कि पाकिस्तान ने वो क्रिकेट मैच जीता, आगरा के 4 बच्चे थे, वो हल्ला के पाकिस्तान जिंदाबाद या कुछ ऐसा कहा, तो हमने उसको युवापा में बंद कर दिया। मैं नहीं समझता हूँ उसकी कोई आवश्यकता। अच्छा, क्योंकि हम इंसर्जेंसी की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई बार बात उठती है। जो कांग्रेस सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ या इंसर्जेंसी इस तरफ से बढ़ गई है। जो बीजेपी की सपोर्टर्स है, जैसे मैं भी हूँ, हमको लगता है कि भाई पहले के टाइम में हमेशा वहाँ इंसर्जेंसी होती थी, या नॉर्थ ईस्ट को हम सब साइड कर दिए थे। छोटा सा एक आर्टिकल आता था। अब हम नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट की बात करते हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। उसके बीच में हम देखते हैं कि मणिपुर में इतना बड़ा वायलेंस कुकी और मैती कम्युनिटी के बीच में हुआ। आपको क्या लगता है कि वहां पे कैसी विफलता रही और क्यों इतने विफल हम हो गए, इतने लाचार क्यों हो गए कि महिलाएं नग्न अवस्था में पैरेड कराई गई, स्टेट पुलिस इंटरवेन नहीं कर पाई, सीआरपीएफ नहीं जा पाई। आज भी प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। इस तरीके की चीजें आपको क्या लगता है? देखिए, पूर्वोत्तर की जो सीमाएं हैं, वहाँ पे हमारे पास शुरू से समस्याएं हैं। म्यांमार बॉर्डर से थी, बांग्लादेश बॉर्डर से थी, और बांग्लादेश में जब से शेख हसीना आई, उन्होंने सारे ये बंद कर दिए। जो असम के जितने भी थे उनको भगा दिया वहाँ से, और बल्कि असम का भी टेररिज्म वर्चुअली ख़त्म हो गया, त्रिपुरा का ख़त्म हो गया, मिज़ोरम में पहले ही ख़त्म था। तो बेसिकली अब जो समस्या रही है वो है मणिपुर की है, और नागालैंड की जो समस्या है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि नागालैंड के बारे में उन्होंने कहा कि एक पैक्ट बनाया था, लेकिन एक्चुअली नागाज कहते हैं कि हमारा कोई पैक्ट नहीं था, हमने कभी नहीं माना था ये सॉवरेंटी वाले सवाल पे। अब मणिपुर की जो समस्या है, मैं इसको बहुत बड़ी विफलता कहूँगा। विफलता इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें वो जो समस्या है एक्चुअल टेररिज्म नहीं है, बल्कि एथनिक प्रॉब्लम है। वो समस्या है मैतीज और कुकीज़ के बीच में। करेक्ट। और जो आपको मालूम ही होगा कि समस्या क्या है। समस्या बड़ी सिंपल है कि मैती जो 53% हैं, उनके पास कितना परसेंट लैंड है वैली का? 10 या 13% है। बाकी सब जो हैं कुकी के पास है। कुकी के पास है। कुकी के बारे में क्या कहा जाता है? अब मैतीज जो हैं वो हिंदू हैं, कुकीज जो हैं थोड़ा क्रिश्चियन हैं, नागाज कुकीजो जो हैं। इसके पहले कुकीज और नागाज में बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी 90s में। अच्छा, वो ठीक हो गई। अब सवाल ये है कि मैतीज ये कहते हैं कि भाई हमें इनके पास तो एसटी का स्टेटस है, हमारे पास एसटी का स्टेटस, जिसकी वजह से वो जमीन वगैरह खरीद पाते हैं। हाँ, तो नहीं, तो अब वो क्या है कि मैती नहीं जा सकते वहाँ हिल्स में, कोई जगह है नहीं, यही एरिया है। कुकी ये कहते हैं कि सारा एम से लेके, सारे बिल्डिंग से लेके, सारे इंपॉर्टेंट फंडिंग सारे आप लेते हो, हमारे पास कुछ नहीं है। मैती ये कहते हैं कि आप स्मगलिंग करते हो, ओपियम ये कराते हो, ड्रग का भी एंगल बहुत बड़ा है। तो अब ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई का सोल्यूशन कौन करेगा? आज भी मैं आपको बता दूं कि एक बफर जोन बना हुआ है, जिसके इस तरफ मैती डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके उस तरफ कुकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो 1.5 साल तक कोई एक्शन हुआ नहीं, वो आर्म्स लूट के भाग गए, और उसके बाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। और 1.5 साल के बाद आपने प्रेसिडेंट्स रूल लगाया, और प्रेसिडेंट्स रूल के बाद उसी होम सेक्रेटरी को भेज दिया, जो कि यहाँ पे जिसके समय में ये कार्रवाई, जो विफल अदरवाइज हो गए थे, बिल्कुल ही विफल थे, अभी भी विफल है। अगर वहां पे आप गडकरी ऐसे व्यक्ति को एक मीडिएटर बना के भेजते, और गवर्नर आप एक पुराने बहुत ही कॉम्पिटेंट आईएएस या आईपीएस को लगाते, और उनके साथ एक एडवाइजर की टीम लगाते, तो लोगों की भी मान्यता होती कि हाँ, कोई एक नया। जैसा मुझे याद आ रहा है कि मिजोरम के समय में हुआ था कि जब मिजोरम की भारत सरकार से बातचीत चल रही थी और वहां के जो सबसे बड़े नेता थे वो जेल में थे, तो स्वराज कौशल को बनाया गया। पहले स्वराज कौशल, क्योंकि उनके वकील भी होते थे, एंड ही बिकेम द एडवोकेट जनरल, और बाद में उनको गवर्नर बनाया गया, ताकि वो मीडिएट कर पाए, और सक्सेसफुल रहा वो। बिल्कुल, चीफ नेगोशिएटर, बिल्कुल।
तो वो सक्सेसफुल था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मणिपुर का सोल्यूशन पॉलिटिकल था, और आपके पास है नितिन गडकरी ऐसे आदमी जिस पे तो इवन ऑपोजिशन भी विश्वास करता है। एक अच्छा आदमी है, कॉम्पिटेंट आदमी है, आप उसको लगाते एज ए चीफ मेडिएटर और उनके टॉक्स कराते तो वो बातें निकल सकती हैं। अब क्या है कि फ्रोजन हो गया है एरिया, तो इसलिए मणिपुर की जो दर्द है वो तो जेन्युइन है, बिल्कुल ही जेन्युइन है, बिल्कुल ही जेन्युइन है, और बल्कि पूरे देश में लोग इसे महसूस बट करते सॉल्यूशन आपको क्या लगता है कि अभी जैसे ना आपने 53% की बात की हाँ। या रिसोर्सेज की बात की, ड्रग एंगल भी है और ऑब्वियसली हिंदू और क्रिश्चियन की भी लड़ाई है अपनी, तो आपको क्या लगता है सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है? सोल्यूशन ये है, देखिए नीति आयोग जो रोज रिपोर्ट बनाता रहता है बैठा हुआ, नीति आयोग को वहां जाना तो चाहिए ना। नीति आयोग वहां जाके बैठे 6 महीने के लिए, और उसके बाद डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का ये बना है। वो एक अपनी ऑटोनमस काउंसिल तो उनको दे दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमको फंडिंग डायरेक्ट कीजिए कुकीजो एरिया में, एक्सप्लोर कीजिए उसको, क्या इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वैलीज में उसको एक्सप्लोर कीजिए। ओपीएम जो ये करते हैं, मैं ओपीएम रिच डिस्ट्रिक्ट मंदसौर में रहा हूँ, वहाँ पे दवाई के लिए एरिया दिया जाता था लोगों को ओपीएम उगाने के लिए। तो अगर आपको 500 गज दिया तो लोग 750 गज में कर लेते थे और बाकी स्मगलिंग करते थे। तो आप वहाँ बनाइए तरीका कि भाई एंटी स्मगलिंग के क्या मेजर्स हो सकते तो इंडिया में ओपीएम अलाउड है? इंडिया में ओपीएम अलाउड है मेडिसिन के लिए, मंदसौर में अभी भी ओके, कुछ क्षेत्र में कि जो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए है, और गवर्नमेंट ही उसको वापस एक्वायर मुझे करती लगता है कि है। कुछ ऐसा सॉल्यूशन भी हो सकता है सर, जैसा जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि कश्मीर में भी आपने एम्स बनाया, जम्मू में बनाने की बात हुई, कश्मीर में भी आपने एयरपोर्ट बनाया, यहाँ भी ऐसे ही एम्स आईआईएम वहां बनाया, यहाँ भी बनाया, तो आपने दोनों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया कुछ इस तरीके का। तो वही तो चाह रहे हैं वो, वही चाह रहे हैं, तो उसको आपको उसके दिशा में आपको कार्य करना चाहिए। और कॉम्पिटेंट गवर्नर्स एंड एडवाइजर्स जो हैं वो ऐसे स्टैंडर्ड के लगाइए जिसपे सबको विश्वास हो। ये तरीका है मणिपुर का। ब्यूरोक्रेसी को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा उस तरीके से। तो एक क्योंकि इंसर्जेंसी की बात होती है और आपने बताया कि आईबी का रोल बॉर्डर पे भी कई बार होता है, और नॉर्थ ईस्ट के पास जो सबसे बड़ा स्टेट है वो वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है। बांग्लादेश से हम इंसर्जेंसीज बहुत ज्यादा देखते हैं, इलीगली एंटर करते हैं भारत में। अब तो वोटर आईडी और आधार कार्ड भी उनके पास है। और जब हम देखते हैं कि इस पे क्या हो सकता है सॉल्यूशन, तो हम अमित शाह का बयान देखते हैं कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम फेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको बंगाल गवर्नमेंट करने नहीं दे रही है। क्या स्टेट के पास इतना पावर है कि वो फेंसिंग रुकवा सकती है? और दूसरा कि हम फेंसिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब देखिए ये जो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं, और जो बयान आ रहे हैं वो राजनीतिक आधार पे हैं, तो इस पर ये कमेंट करना बेकार है कि क्या सही कह रहा है कोई। इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए ये जो समस्या है, लोग ये नहीं समझते हैं, ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। कितने टेररिस्ट वेस्ट बंगाल से आ गए हैं, क्या टेररिज्म है बताइए? टेररिज्म तो है नहीं वहाँ, झगड़ा तो हिंदू मुस्लिम का कराने वाले लोग हैं, और झगड़ा जो है आउटसाइडर इनसाइडर का है। वहाँ का तो एक मियाँ भी है जो बॉर्डर में, वो भी नहीं चाहता है कि बाहर का मियाँ है, क्योंकि उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वो जो वहाँ कार्रवाई कर रहा है वो इम्पैक्टेड होगा। असम में भी ऐसा ही है। तो इसलिए ये जो समस्या है, देखिए जो लोग आ रहे हैं वो ऐसा माइग्रेशन वर्ल्ड में सारे जगह होता है कि जहाँ भारत एक रिच स्टेट है कंपेयर टू बांग्लादेश, कुछ नहीं है वहाँ पे तो मुझे याद है मैं 2-3 बार गया हूँ बांग्लादेश, कि वो दवाई लेने के लिए भी बॉर्डर में आके यहाँ के पीएमसीएच से दवाई ले लेते हैं वो लोग। और कई जगह तो बॉर्डर ऐसा है पता भी नहीं। मैं सुंदरबंस एरिया गया हूँ, और इतने बड़े स्ट्रिप में उधर आपको वो वहाँ का गांव भी नज़र आता है, इधर भी नज़र आता है। तो इस तरह का माइग्रेशन तो वर्ल्ड में हर जगह चलता है। मैक्सिको बॉर्डर और यूएसए में भी उनकी लड़ाई इसीलिए उनके जो ट्रम्प ने बोला कि अब दीवार बना देंगे, और उसने वही कहा कि दीवार लगाना, बना क्या दीवार? नहीं बनाना। तो ये मुश्किल है। यहाँ पे रिवराइन टेरेन भी है, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल जान के बुला रही है लोगों को वहाँ से ये करने। इतना ज़रूर है कि बाहर के लोग आते हैं तो इंडिया में भाई राशन लेने ये लेने वो बनवा लेते हैं। ये तो है, करप्शन हर जगह है, यहाँ भी है, लेकिन देने वाले तो सेंटर ही हैं, पासपोर्ट हो चाहे जो हो, ये हो, बीएसएफ। एक जो है बांग्लादेश का प्रॉब्लम हमेशा से रहा है कि वहाँ के मुस्लिम्स भारत में आते हैं, और वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ है कि बांग्लादेश के मुस्लिम भारत में अलग अलग जगह सेटल होते हैं। इनफैक्ट हम एनसीआर में देखते हैं काफ़ी लेवल पे लोग आए हुए हैं। म्यांमार से इनफैक्ट लोग आ जाते हैं बांग्लादेश के वाया बांग्लादेश। उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है?
और वो कितना बड़ा प्रॉब्लम आपको लगता है? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो बॉर्डर कंट्रोल्स का है। बॉर्डर कहते हैं इफेक्टिव होना चाहिए। वेस्ट बंगाल में अभी जो पॉपुलेशन है कैलकाटा का, वो अबाउट 19 या 20% है मुस्लिम्स का। पूरे स्टेट में 26 या 27% है। जी। रहा तो वही है पार्टीशन के बाद। अगर आप देखिए तो कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो दैट मच। अब इसमें यही है कि देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि इन्फिल्ट्रेशन या इस तरह का बाहर से नहीं आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। तो बीएसएफ बॉर्डर पे है, बीएसएफ को इमिग्रेशन पावर्स है बॉर्डर पे, तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बीएसएफ अलाउ करती है। हो सकता है करप्शन हो, मैं मानता हूँ करप्शन है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक ह्यूमन प्रॉब्लम। यहाँ से जो सप्लाई होता है, चाहे गाय का है या बुल का, काऊ का है, मैं गया था उस एरिया में, पता है क्या क्या तरीका अपनाते हैं वो। ये एक जो सीसा होता है ना, वो जिसमें हम लोग बैठते हैं, एक हाँ, उस तरह बैठा है, एक बैलेंस उस तरह, वाला। हाँ बैलेंस वाला। हाँ। तो यहाँ पे कहते हैं बांध के वो गाय को ये करते हैं और खट से ऐसे करते हैं, वो दर फेंका के वहां जाता है। जब उनसे पूछा गया तो बाहुबली स्टाइल हो गई। बाहुबली स्टाइल, बिल्कुल खट से उधर चला जाता है। ओके। तो जब अफसर नहीं बताया अभी से, बोलता है सर इनसे पूछा हमने, ताले तुम क्यों करते हो, पिटते हो और अरेस्ट होते हो, तो क्यों? बोलता है साहब बॉर्डर तो आपने बनाया है ना, हम तो 300 साल से ये कर रहे हैं। बात तो सही है। देयर वाज नो, सब तो एक था ना भाई पहले, तो उनके ट्रेडिशनल यही करते हैं शुरू से आके। मैंने इनफैक्ट एक वीडियो देखा था जिसमें पता चला कि गाय के मुंह में ऐसा कुछ बांध देते हैं ताकि गाय का मुंह पानी में ना डूबे, पूरा बॉडी पानी में रहता है और वो तैरते तैरते उस और तरफ तैरते से उधर चला। कितने सारे तरीके हैं। और बीएसएफ कई बार रोकती है इनको। हाँ, पाकिस्तान और ये बॉर्डर पे जो रिवराइन गैप्स है, उसमें से कई बार कहते हैं वो आते हैं। रिवराइन गैप्स में वो ट्यूब ऊपर रहता है और बाकी वो नीचे रहते हैं। वो स्मगलर्स इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ उनके दोस्त हैं इस गांव में, आराम से 2 दिन रहते थे और फिर वापस चले जाते थे। 49 ऐसे रिवराइन गैप्स हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। हाँ ना, इस तरफ। ओके सर, क्योंकि हम बांग्लादेश की बात करें तो एक चिकन नेक की बात हमेशा होती है। अभी कुछ लोग जेल में भी हैं उसी को लेकर, शरीर इमाम टाइप के लोग, जिन्होंने कहा कि चिकन नेक को हम काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। बांग्लादेश का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, इनफैक्ट मैप उन्होंने रिलीज कर दिया जिसमें उन्होंने एक तरह से दिखाने की कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट हमारा है एंड ऑल। और फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का आता है कि हम इनफैक्ट बांग्लादेश का ऊपर पार्ट काट देंगे जिससे चिकन नेक बड़ा हो जाएगा, इधर का साइड जो चिटगांग वाला एरिया है उसको काट देंगे तो बांग्लादेश छोटा हो जाएगा, इंडिया बड़ा हो जाएगा। उनकी तरफ से आता है कि हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। और क्योंकि शेख हसीना चली गई है तो अब काफी डिफरेंट है। आप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी सिक्योरिटी में रहे हुए हैं, और मैं बीच में देख रहा था कि किसी का स्टेटमेंट था कि हमने क्योंकि शेख हसीना को शरण दी हुई है वो गलत है। आपको क्या लगता है कि शरण देनी चाहिए, नहीं चाहिए? अभी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं? देखिए, मेरा जो मत है बड़ा स्पष्ट है। बांग्लादेश में शेख हसीना जितने साल रही, वो भारत की एक अभिन्न मित्र थी। और जैसा भी आप कहिए, सेकुलरिज्म नाम की अगर कोई चीज़ है या रही है इस्लामिक रिपब्लिक में, तो उसको शेख हसीना ने ही उसको ये किया और उसके प्रति वो प्रतिबद्ध थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे दोस्त को क्या हम छोड़ दें? और जितने ये बड़े बड़े दोस्त जो बातें करते हैं, आप देखिए, दो मुँही बातें जितने पाश्चात्य देशों ने किया, किसी ने भी उनको शरण नहीं दिया। और अगर आप भी नहीं शरण देंगे तो सारी जो आस्था है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स में या जो हमारे ये है वो तो सब खत्म हो जाएगी। तब तो ट्रम्प की तरह कोई कहे हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, कोई कहेगा हम ताइवान ले लेंगे, कनाडा ले लेंगे, और फिर हम पाकिस्तान ले लें। तो इस तरह से तो इंटरनेशनल ऑर्डर चलता नहीं है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आपने सिलीगुड़ी नेक के बारे में बात की, वो बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश चाहे बड़बोली बातें करें, इसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ से बेकार ऐसी आवाज़ें उठाएं हम कि हम ये कर देंगे, वो सब नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर आसाम के मुख्यमंत्री को तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो सिक्योर है, आर्मी को मालूम है, आईबी को मालूम है, हमारे बॉर्डर्स के जितने फोर्सेस हैं उनको मालूम है कि हमें वहाँ क्या करना चाहिए। सभी मुस्तैद हैं, सभी तटस्थ हैं और इन्हें उस पर छोड़ देना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर, असम के मुख्यमंत्री जो बयान देते हैं वो इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, और ऐसी कई सारी रिपोर्ट आई है जो अभी जो चेंज इन रिजाइम हुआ उसके बाद हिंदुओं के ऊपर उस तरीके के वायलेंस हो रहे हैं, चाहे उसमें मर्डर हो, रेप हो, लूट हो या घर जलाना हो, एक्सेट्रा।
उसके ऊपर नहीं, देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो तो सर्वविदित है। वो तो यहाँ के सोशल मीडिया पे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। उसको अगर आप उसी तरह बात करें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ ये हो रहा है, ये सही है। लेकिन ये कहना कि चिकन नेक में वो आधा हम ये भी ले लेंगे, वो ये सब नहीं बोलना चाहिए। टेरिटरीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को यह बयान नहीं देना चाहिए कि अब पीओके भी हम ये कर रहे हैं, ये सब नहीं बयान है। ये थोड़ा सा राजनीतिक बयान है। क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा हो गया। ठीक है, हम कश्मीर की भी बात कर लेते हैं जी। और क्योंकि अभी पीओके की भी बात हमने की, कश्मीर अभी 3 दिन पहले 36 वर्ष हो गए कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन किए हुए, जब उनका जेनोसाइड या एक्सोडस हुआ था 1990-89 में। आपको क्या लगता है कि वो जो एक्सोडस या जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का, हिंदुओं का हुआ, क्या उसमें पाकिस्तानी मिलिशिया इन्वॉल्व थी ज्यादा या लोकल मुस्लिम्स का ज्यादा रोल था? दोनों। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कश्मीर हो ही नहीं सकता जब तक नहीं वहाँ पे कश्मीरी पंडित नहीं हो तो। और उनका जो पलायन था, मैं समझता हूँ इससे दुखद पहलू कश्मीर के इतिहास का और कोई नहीं है। क्योंकि हम कश्मीरियत की बात करते हैं, वहाँ के संस्कृति की बात करते हैं, वो बिना कश्मीरी पंडित के पूरा हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो घटना हुई थी वहाँ पे, वो बिल्कुल वहाँ के भेजे गए जो भी कहिए रज़ाकार थे, एजेंट्स थे, जो भी थे, उन्होंने किया। और इनको वहाँ के मुस्लिमों ने सपोर्ट नहीं किया। अब वो मुस्लिम्स कहें कि हाँ भाई ठीक है, हम भी डर रहे थे उनके, लेकिन ये भागे वहाँ से। और ये भी सही है कि इनका सारा सामान लूट लिया गया, इनके जगह पे, इनके घरों पे घर पे उनके पड़ोसी रहने लगे, कब्जा हुआ, बहुत से लोग रहने लगे, इसमें कोई शक नहीं है। और तो इसलिए वो जो बातें थी अच्छे भाईचारा की, वो तो ख़त्म हो गई। और वैसे भी लालच लोलुपता में तो हर जगह ऐसी लूटपाट होती तो सर क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं रहा बहुत बड़ा कि हमें पता नहीं चला कि ऐसा हो रहा है या होने वाला है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना, ओवरवेल्म्ड हो गए। कैपेबिलिटी नहीं थी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के फोर्सेस की उसको सही करने की, ना कि वैसी राजनीतिक शक्ति थी, वो भी नहीं थी। और देखिए, वो जो दौरा शुरू हुआ 89-90 में, जो वायलेंस का, ऐसा भयानक वायलेंस हुआ जो पाकिस्तान द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया, वो तो लेना चाहते थे कश्मीर जी। तो वो 94-95 में वो फिर तब तक जाके स्टेट के कंट्रोल में आया, जब तक कि हमारी फोर्सेस और पुलिस नहीं कंट्रोल किया उसके बाद उसको 94। और उसके बाद से फिर आपने देखा कि फिर वो घटनाएं कम होती गई। बाद में दौर आया एक 2000 में, जब वो पीक पे भी वायलेंस गया, पूरे कंट्री में हुआ, तब भी वाजपेयी जी ने जो कोशिश की, वो कमाल की कोशिश की। उनके साथ कोई लीडर नहीं था। करगिल वॉर आया, वो बस की यात्रा में गए, पाकिस्तान की टीम को 99 में अलाउ किया, जिस टीम के साथ मैं था, पूरे देश में घूमा मैं, मुझे अपॉइंट किया गया था। आगरा टॉक्स फेल किया, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, एक बार हम ट्राई और करेंगे कि एक टीम यहाँ से जाए पाकिस्तान देखने के लिए, कम से कम क्रिकेट की शुरुआत करते हैं, डिप्लोमेसी। और उस टीम का नेतृत्व मुझे दिया गया, पूरे पाकिस्तान में गया, पेशावर, मुल्तान, फैज़लाबाद, कराची, और उसके बाद मैंने रिपोर्ट दी, हो सकता है कि नहीं, कहाँ पे होगा, वनडे होना चाहिए, टेस्ट मैच होना चाहिए। और उसके बाद वो पूरे मैचेस हुए और इंडिया जीत कर आई। ये था वाजपेयी का। तो उसके बाद जो है, उस समय नो वॉर पैक्ट भी हो गया था, सीज फायर पैक्ट बॉर्डर पे मुशर्रफ और के साथ। और उसके बाद जो टेररिज्म के फिगर्स में इतनी कमी आई, वो आते गई और अभी भी बहुत कम है। लेकिन आपने कश्मीर की जो बात की, कश्मीर सुलझा नहीं सकते हम। अगर कोई कहता है कश्मीर सुलझ जाएगा, तो अभी तो नहीं सुलझेगा 30-40 साल तक। क्यों, कश्मीर की समस्या है क्या? क्या कश्मीर मुस्लिम है और भारत हिंदू मेजोरिटी है, ये समस्या है? या कश्मीर पाकिस्तान के बगल में है और पाकिस्तान उनको प्रमोट करता है, ये समस्या है? या फिर कुछ लेफ्ट मीडिया जो प्रेजेंट करने की कोशिश की कि सारे संसाधन ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास, हिंदुओं के पास हैं, इस वजह से दुखी है मुस्लिम और इस वजह से उन्होंने हथियार उठा लिया, ये समस्या है? नहीं, इसमें से कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ एक है
कि पाकिस्तान नहीं मानता आपके कश्मीर को, वो कहता है कश्मीर हमारा है। और हम ये कहते हैं कि पीओके हमारा है, क्योंकि ये पुरानी बात है यूनाइटेड नेशंस वाली, कि यूनाइटेड प्लेबिसाइट की बात जो पंडित जी ने माना, वो इसलिए माना था कि हाँ भाई आपके यहाँ भी आप पहले फोर्सेस विड्रॉ करोगे वहां से, करेक्ट है कि नहीं? आप फोर्सेस विड्रॉ करोगे और हमारे आर्मी भी कम होगी, लेकिन हमारे आर्मी के अंदर में, हमारी गवर्नमेंट के अंदर में हम पब्लिसाइड कराएंगे। तो जो उन्होंने हटाया ही नहीं, तो हम बाध्य तो नहीं थे उसके बाद। और उसके बाद हमने इतने चुनाव किए, सबसे ज्यादा लेजिटिमेट सरकार है तो अब कश्मीर की है, चाहे किसी भी समय में आप रखिए, कोई भी सरकारी चुनी तो गई। तो कश्मीर का जो मेन समस्या है कि वो तो इस बात को मानते नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा। तो कश्मीर को आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने के लिए काउंटर इंसर्जेंसी में पहला चीज ये है कि काउंटर इंसर्जी में लोगों का सपोर्ट चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले आपको स्टेटहुड देना चाहिए कश्मीर को। स्टेटहुड देना चाहिए, स्टेटहुड बिल्कुल देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जो नया आया है उसके ऊपर जिम्मेवारी डालिए, उसको कहते हैं सिक्योरिटी ग्रिड का इंचार्ज होना चाहिए। 370 के पहले भी कोई असर नहीं था फिगर्स के बारे में, और 370 के बाद भी कोई असर नहीं है, इसीलिए 370 की बात करना बंद कीजिए, अब वो डेड इशू है। तो 370 हटने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 35A को हटने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ना। वो पहले इशू था ना अब इशू है। राजनीतिक तौर से वो गर्म था, और उनको एक सेंटिमेंटल वैल्यू था कश्मीरीज को कि 370 तो हर तरह से नगण्य हो चुका था, तो सारे लॉज तो मान ही रहे थे। लेकिन लोग कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी को वहां पे रिजर्वेशन, कितनी नौकरी आप उनको दीजिएगा कहने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ, स्लोगन्स के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ भाई शेड्यूल कास्ट को ये मिल जाएगा, ठीक है, इट्स ऑलराइट। बट इन एक्चुअल टर्म्स में क्या हुआ है? क्या वायलेंस के फिगर्स में कोई फर्क पड़ा है? नहीं, पहले भी कम हो रहा था, अभी भी कम हो रहा है। पत्थरबाजी का जो फिगर है वो कम हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेटा है वो कहता है कि जो टेररिज्म है कश्मीर में वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट तक रिस्ट्रिक्ट हो गई, साउथ कश्मीर में। वो जो पथराव की घटना तो 2009 की बात है। पथराव की घटना तो इसलिए कम हो क्योंकि वो फंडिंग रोक लिया गया, तो उससे वो पता लग गया कि कहाँ कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही थी, और वो कहते हैं सोर्सेज बंद कर दिए गए। वो बहुत अच्छा काम हुआ था, फ्रीजिंग ऑफ सोर्स। लेकिन उसी समय में 2009 की आप बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे, तो वहीं के एक बहुत बड़े टेररिस्ट बोलूंगा यासीन मलिक को प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं, अपने यहाँ बुला के बात करते हैं, हुर्रियत से बातचीत होती थी, हुर्रियत के लोगों को पैसा जाता था भारत सरकार से, उनके ऊपर कोई केस नहीं होता था, जबकि उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स को सरेआम मारा था। और उसके बाद आज की सरकार, आपको नहीं लगता कि वो गलत एक तरीका था उनका उसको देखने का? प्रधानमंत्री को किसी से भी बात करने का हक है। आज अगर अमित शाह जी नक्सल के जो टॉप कमांडर हैं उससे भी मिलें कि हाँ भाई क्या नेगोशिएशन हुआ, इसमें कोई क्या गलत है, उसमें क्या फर्क क्या पड़ता? यासीन मलिक तो अभी जेल में है, जेल में ही रहेगा। एक चीज और आप देखिए, 2009 के बाद जो हैं जो टेररिज्म इंसिडेंट्स थे और आज के टेररिज्म, क्या फर्क है? कम हो रहे थे, आज भी कम हो रहे हैं। और जितनी घटनाएं बीच में हुई, स्पोरेडिक घटनाएं, उस समय भी थी, अभी भी थी। इसलिए मैं कहता हूं कि टेररिज्म को राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। टेररिज्म एक इश्यू है, कांग्रेस में भी था, अभी भी है। पहलगाम की घटना हुई कि नहीं? अभी मिलिट्री के साथ एनकाउंटर चल रहा है कि नहीं? जम्मू के तरफ शिफ्ट हुआ कि नहीं आर्क ऑफ टेररिज्म? बिल्कुल हुआ। इसीलिए मैं तो हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं राजनीतिज्ञों से, दोनों तरफ के, कि कश्मीर को कृपया अपने दामन और चोली से हटा दें, इसके बारे में बात नहीं करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लड़ रही हैं, और बाकी तो कुछ नहीं। जाने तो जा रही हैं हमारे पुलिस वालों की और आर्मी वालों की, ये तो सिर्फ बकवास कर रहे हैं बाहर से बैठ के। वहाँ के जो कश्मीरी लीडर्स हैं वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, और यहाँ के सेंटर वाले उनके आपाधापी की बात कर रहे हैं। ये होम मिनिस्टर बोलें अमित शाह, वो सही है, प्राइम मिनिस्टर बोलें सही है, लेकिन बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम कभी ला पाएंगे अपने पास? अब मुझे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ कि फरूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल सही कहा था, जो है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लें, LOC को, और उसके बाद आगे बढ़ें, जिससे कि सारी समस्याएं दूर हो जाएं। पहलगाम की बात हमने अभी की। पहलगाम में आपको क्या लगता है इंटेलिजेंस फेलियर था कि निर्दोष हिंदुओं को जो वहां पे टूरिज्म के लिए गए हुए थे उनको मार दिया गया? और क्या उस
को रोका जा सकता था? देखिए, ये सही है कि पहलगाम में जो आने वाले थे वो बॉर्डर क्रॉस करके आए और काफ़ी डिस्टेंस था, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप इंटेलिजेंस फेलियर कह भी सकते हैं। ये भी मैं कहूँगा कि जब 100 बार 99 बार अगर हमारी इंटेलिजेंस सही थी और उन्होंने रोका कई तरह की घटनाओं को, और एक घटना अगर हो गई तो ये हुआ। 9/11 भी हुआ था, सारी घटनाएं जो हुई हैं इंटेलिजेंस फेलियर से हुई हैं। दूसरी बात यह है कि पहलगाम के बारे में कुछ और भी गलतियां हुई हैं प्रशासन से। जब आपको मालूम है कि किसी जगह पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ के एसपी को अलर्ट रहना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम है सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं गया हुआ है तो सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जहाँ पे भी टूरिस्ट आए हुए हैं वहाँ पे आपको पुलिस लगानी चाहिए। तो यस, फेलियर्स तो हुए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसका जो रिटेलिएशन हमने किया ऑपरेशन सिंदूर से, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ, हमें पता है। हमने काफ़ी सारे उनके अहम ठिकानों को ध्वस्त किया, उनकी एयर बेसेस को तोड़ा, उनके ड्रोन को हमने अच्छे तरीके से किया कटेल, और हमारे पे उतने तरीके से हमको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा मैसेज गया कि शायद हम ग्राउंड पे जीत गए लेकिन नैरेटिव वॉर में हम हार गए। आपको भी लगता है कि ऐसा हुआ, और क्या इसका बेटर एक तरीका हो सकता था संवाद का? हाँ, हो सकता था। आपको भी लगता है कि ऐसा हुआ है? यस, देखिए, हमने जो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इसमें डाउट नहीं है। और बाहर के मीडिया जो भी कहें, मैक्सार टेक्नोलॉजी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तानी द्वारा ही है, उसने क्लियरली सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया कि उनके जो रनवेज थे जो रिपेयर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जबकि वहाँ पे जो अमेरिकन एक प्लेन आया वो इसलिए आया था क्योंकि रेडिएशन हो रहा था नूर खान पे, कि कहीं उनके नहीं, और उनके जो कितने प्लेन्स लगे हुए थे वो तो ध्वस्त नहीं हो गए। ओके, अपना प्लेन चेक करने के लिए अमेरिका आया। अपना उनके सारे बेड़े भी वहाँ पे लगे हुए थे, और ये भी देखने की यूएन का भी प्लेन था। तो मोस्ट सक्सेसफुल था। मेरा ये कहना है कि हमारा जो संवाद यहाँ पे था वो थोड़ा सा और विस्तृत और ही वृहत होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिया उसमें एक रॉयटर्स का ही आया था कोई बाहर से, उसने ही एक प्रश्न पूछा, किसी और ने नहीं पूछा। CNN, BBC कितने हैं, ऑस्ट्रेलिया, फलाना ढिमका। तो हम चाहे कुछ भी कहें कि, और कोई क्वेश्चंस तो थे नहीं जब पहले वाले में जो प्रेजेंटेशन हुए थे, जो 2 फीमेल, तो हम क्यों डरते हैं भाई? देखिए, टेररिज्म हम कहते हैं कि भाई हमारा बीच में ही होगा, हमारा पाकिस्तान। भाई, टेररिज्म तो इंटरनेशनल फिनोमिना है। तो कोई कुछ बोले, अगर कोई बोले कि हम हेल्प करना चाहते हैं, हम यू शुड से हाँ करो हेल्प। आपके हिसाब से ये पॉलिसी हमको चेंज करनी चाहिए और हमको फॉरेन इंटरवेंशन लाना चाहिए कश्मीर में? फॉरेन इंटरवेंशन लाना नहीं चाहिए, फॉरेन जो सजेशन है इंक्लूड करना चाहिए। कोई कहे कि हाँ हम हेल्प करना चाहते हैं तो हम कहेंगे हाँ करो। क्या है, हमारे पास तो फैक्ट्स क्लियर है कि भाई हमने कश्मीर में चुनाव कराए, सारे चुनाव सक्सेसफुल रहे, अभी भी हमारा चुनाव से CM बना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे उसमें? एवरीथिंग इज, और आप POK में कराओ चुनाव, UN सुपरविजन में करा के दिखाओ जरा। हम तो किसी के सुपरविजन में यहाँ पे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा पक्ष जो है मजबूत है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बाद में भारत सरकार ने एक पॉलिटिकल डेलीगेशन बनाई, हर पार्टीज के लोगों को रखा और अलग अलग कंट्री में भेजा। कहीं पे बीजेपी का नेतृत्व वाले टीम थी, कहीं पे इनफैक्ट US वगैरह में तो डॉक्टर थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं उनको हेड बनाया गया, और हर कंट्रीज, बड़े बड़े कंट्रीज में हमने अपने डेलीगेशन को भेजा बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में। क्या आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ पाया? नहीं पड़ा उसका इम्पैक्ट, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। क्योंकि हम इतने डिफेंसिव क्यों रहे? हमें किसी देखिए, जब भी हमने 2008 की घटना पे जो सबूत दिया, सारे कैपिटल्स को दिया, हमने तो सारे सबूत दिए कसब का कि सारे पाकिस्तानी, क्या हुआ उससे? पाकिस्तान फिर भी नहीं माना उस चीज़ को। हमने उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया, 2 और बैन हो गए, अजहर महमूद, ये वो वगैरह। तो इसलिए मेरा कहना है कि हमें एक बड़े देश की तरह एक्ट करना चाहिए। रोज़ पाकिस्तान को गाली देने की आवश्यकता नहीं, हमें इग्नोर करना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए कोई बड़ा स्टेट है नहीं। हमारा जो रियल राइवल है वो चाइना है। चाइना के बारे में हम नहीं बोलते हैं, चाइना के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं।
चाइना के खिलाफ हमें क्या एक मास्टर स्ट्रेटजी बना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये रोज पाकिस्तान को गाली देना, इससे कोई फायदा नहीं। एक और ऑपरेशन सिंदूर से इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जब सक्सेसफुली हम अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गए थे, उनके टेरर बेसिस को अटैक करे थे, इनफैक्ट बाद में उनके एयर बेसिस को भी अटैक करने लगे जब उन्होंने रिटेलिएट किया, हमने बीच में क्यों छोड़ दिया? ये प्रश्न बहुत लोगों का ये प्रश्न तो बहुत ही बल्कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नूर खान एयरबेस को हमने ये किया, ध्वस्त किया, सरगोदा पे ये किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें वो सीज़ फायर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला सीज़ फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया था, और उसके बाद हमें ये जारी रखना चाहिए था। एक बात और है कि लड़ाई में प्लेन्स गिरते हैं, अगर गिरे तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब हमारे पायलट तो सेफ थे। तो हमें इस बात को नहीं छिपाना चाहिए था, हमें मानना चाहिए हाँ ठीक है गिरे। तो प्लेन गिरे थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, गिरेंगे प्लेन, लड़ाई होगी तो गिरेंगे। तो इसमें जो अमेरिका बार बार बोलता है कि मैंने रुकवाया, अब तो मतलब आदत हो गई कि हर तीसरे दिन बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, कल भी बोला उन्होंने 38 बार रुकवाया, ये किया। तो हम इसके बारे में इतना विचलित क्यों होते हैं? हमें बड़ा अच्छा किया आपने, रोका किया, हाउ डज इट मैटर, लोगों को मालूम है कैसे रुका, हमने तो नहीं, हमें तो कुछ नहीं मालूम था। और ये सही नहीं है कि ट्रंप ने ये वार रुकवाया, हमने रोका, अपने DGMO से बात हुई, ये भी हाँ उनके लोगों ने फ़ोन किया, वो तो सब लोग फ़ोन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी जिसने फ़ोन किया, नॉर्वे ने भी किया, उसी तरह अमेरिका के भी किसी ने हमको किया, लेकिन उनके कहने से हमने लड़ाई रोकी, ये तो सही नहीं है। लेकिन अगर वो कहे जा रहा है, उसको अच्छा लगता है कहने में, तो कहे। सर आप अभी बोले चाइना की भी बात करते हैं, और हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जब बात करते हैं, मैं देखता हूं कि मोदी जी का कद काफी बड़ा है, मतलब भारत का कद काफी बड़ा है मोदी जी के अंदर में इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब मैं वही देखता हूं, हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स जितने भी हैं, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, कुछ हद तक म्यांमार, कुछ हद तक श्रीलंका, हमारे रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं है, या मैं ये नहीं कह सकता कि कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इनमें से। आपको क्या लगता है कि क्या मेन विफलता रही है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि एस जयशंकर जैसा परिपक्व व्यक्ति हमारा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है, या अजीत डोभाल हमारे NSA हैं, ऐसी सिचुएशन में ये जो हर स्टेट से हमारी प्रॉब्लम बढ़ी है या तलखियां बढ़ी है, क्या लगता है उसके पीछे क्या विफलता हुई है? देखिए, जो नेबरिंग स्टेट से एक भूटान एक्सेप्शन है, हाँ, नेबरिंग स्टेट से जो हमारे रिलेशंस हैं उसको तो मैनेज ही करना पड़ता है। कोई भी स्टेट अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है, जैसे कहते हैं नोबडी इज परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। तो पाकिस्तान से तो मुश्किल है, पाकिस्तान से हम यही कर सकते हैं कि भाई कभी क्रिकेट टीम भेज दिया उधर से, या वो कोई आ गया, चावल भेज दिया, कुछ गाने वाले इधर से आ गए, चले गए आर्टिस्ट, दैट इज ऑल। बिकॉज बेसिक जो मुद्दा है ना, क्योंकि हमारा जो स्पेस फॉर नेगोशिएशन बहुत कम है कि नहीं। बांग्लादेश का एक इंटरनल टर्मोइल है, ये बात ज़रूरी है कि सही है कि हमने अपनी पूरी डिप्लोमेसी की ताकत जो है हसीना जी की तरफ ही लगाई। अब सही है या गलत है, जो भी है वो दूसरी चीज़ है। तो इसलिए हमारा जो संपर्क जो है खालिदा जिया से उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि हसीना जी के साथ रहा, और अब खालिदा जिया की पार्टी आएगी। तो ये आज ना कल तो होना था, क्योंकि वो हसीना के बाद इस्लामिक जो है स्टेट के आने का तो अंदेशा पहले से भी मिल रहा, और 15-20 साल से गवर्नमेंट में तो ऐसे भी चेंज होने के चांसेस हैं। भी बिल्कुल है। तो और जहाँ तक लंका का सवाल है, लंका में चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई उसके इन्वेस्टमेंट से हो वो हो हमारे तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंका को हम गंवा चुके हैं, ऐसा कुछ। लंका के जो प्रधानमंत्री वो आए भी थे यहाँ पे, संबंध उतने बुरे भी नहीं हैं। इतना ज़रूर है कि हमें बराबर वॉच पे रहना पड़ता है कि कितना फैलाव चाइना का वहाँ हो रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसी तरह नेपाल की बात है, नेपाल से वो बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते थोड़ी समस्या हुई है कि हमें उनके साथ बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं, और उनके साथ नेपाल के साथ हमें बिल्कुल ही लिबरल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, स्कूल का हो, ब्रिज का हो, किसी चीज़ में हमें टोटली लिबरल होना चाहिए। बट आपको नहीं लगता कि नेपाल के प्रधानमंत्री जैसे बार बार मैप रिलीज करते हैं, हमारे एरियाज को अपने एरिया में दिखाने की कोशिश करते हैं? इनफैक्ट मैं और आप तो मिथिला से आते हैं, हमारे तो एक बहुत बड़ा पार्ट नेपाल के पास, रिश्तेदार मधेसी कम्युनिटी में है, बिल्कुल हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा है। हम तो कभी नहीं क्लेम करते कि भाई हमको वापस कर दो जो ब्रिटिश ने आपको दिया हुआ है। तो वो छोटा देश ही करता है, बड़ा देश कहाँ करता है? तो मान लीजिए अगर 1-2 बार कर भी दिया, थोड़ा तो इग्नोर करना पड़ेगा आपको। बट जैसे चाइना बहुत रिजिड है अपने मैप्स को लेके, अमेरिका बहुत रिजिड है अपने मैप को लेके, यूरोपियन नेशंस बहुत हैं,
क्या हमें भी रिजिड नहीं होना चाहिए अपने मैप्स को लेके? नहीं, रिजिड हो गए आप करेंगे फिर क्या? हम्म, ये भी तो दिक्कत है ना। देखिए चाइना की जो समस्या है कि बॉर्डर इशू उन्होंने सबसे सॉल्व कर लिया, हमसे नहीं किया है। हम्म, तो ये समस्या आज की तो नहीं है, हम्म, ये तो समस्या वो फॉरवर्ड पॉलिसी से है, जबकि नेहरू जी के समय हुआ था। और तब से कितने बॉर्डर टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन समस्या तो है डोकलाम नहीं। वगैरह का तो स्पेशली। डोकलाम, और इसीलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं मैकमोहन लाइन को। मैकमोहन लाइन कहाँ पे है ये हमें भी नहीं मालूम, उन्हें भी नहीं मालूम। जो जहाँ जिसका एरिया है उसी के मुताबिक वो जो ले जहां लिया तक गया। पहुंचा हुआ है वही जो रुक गया है। वही वही हुआ है। तो इसीलिए उसे हमें जरा डेलिकेटली ही करना पड़ेगा। तो हम जो कर रहे हैं वो भी सही कर रहे हैं अभी, कि भाई थोड़ा ट्रेड भी है, थोड़ा वॉच भी रहे, थोड़ा देख भी लें सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स क्या है। बॉर्डर पे हमारी सेनाएं अलर्ट रही और गालवान में गजब का प्रदर्शन किया था हमारे क्योंकि गलवान के लेके भी प्रश्न उठाया कि हम अनसक्सेसफुल रहे या हमने एरिया गवा दिया, ऐसा कई बार क्रिटिसाइज करने वाले लोग बोलते हैं। देखिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर जाने की बात हुई है, वो पहले ही शायद उन्होंने ग्रैब कर लिया था, लेकिन बाद में पेट्रोलिंग जो है अब उस स्टेज तक आ गया है। और एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता कि क्या है, वो तो मिलिट्री को ही मालूम है एग्जैक्ट इस पे क्या है। लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शंस और नहीं है एक्सेप्ट कि हम वॉचफुल रहें और कोई टेरिटरी नहीं खोएं। और ट्रेड में जितने भी, देखिए अभी समय थोड़ा सा नाजुक है, क्योंकि हमारे जो टैरिफ्स बढ़ने से हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें करना है। यू से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और सब देशों से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है। तो न्यूजीलैंड इस से समय हुआ है। हमें, हाँ, तो इस समय हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ जो बैलेंस हम चला रहे हैं वो सही है। लेकिन पाकिस्तान को गाली देना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारे लिए इशू नहीं है। सर लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात इसलिए भी उठती है, जैसे अभी एक मूवी आई हुई है धुरंधर। धुरंधर में हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत एक प्लान के तहत अपने एक एजेंट को पाकिस्तान भेजता है, जो वहाँ के माफिया और टेरर वाले ग्रुप में बहुत ऊपर तक पहुँचता है। 26/11 का सीन दिखाया गया है जिसमें वो उस रूम में रहा है जहाँ पे ISI वगैरह के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि हम ऐसे ऑप्स एक्चुअली करते हैं, और करते हैं तो कितने सक्सेसफुल? आप काश अगर होता तो मैं सबसे पहले कहता कि अजहर महमूद को मसूद ज़रा अजहर। सलाम कर दो, और हफीज़ साहब को और दाऊद इब्राहिम को। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बजाय अगर हम सीधा इन्हीं तीनों पे टारगेट करके तीनों को उड़ा देते तो एक ऐसा मैसेज जाता जो कि कभी भूल नहीं सकता था पाकिस्तान, जैसे इजराइल ने किया था आफ्टर ओलंपिक्स। जैसे इजराइल ने किया था। तो धुरंधर फिल्म मैंने देखी, पता नहीं 4-5 घंटे की थी। मैंने देखा उसको, पहले दूसरों ने पीटा हीरो को, फिर हीरो ने पीटा उनको, फिर उन्होंने दूसरे ने तीसरे को पीटा, चौथे ने पांचवें को पीटा। फाइट्स बड़े अच्छे लगे मेरे को, और मार मार के हलवा जो बनाया है, एंटरटेनिंग बिल्कुल। लेकिन उसका मैसेज क्या था उस पर मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। और ठीक है, फिल्म के लायक थी बात, उससे आगे कोई बात नहीं। पर आपको जैसे अननोन गनमैन की बात होती है कई बार, कि अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में कुछ एंटी इंडियन एलिमेंट को मार दिया, या इवन कनाडा वगैरह में मार दिया, और उसमें बात होती है, कई बार उठता है कि रॉ के ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा है इन्वॉल्वमेंट? अगर किया है रॉ के लोगों तो अच्छी बात है, क्या गलत है उसमें? और अगर नहीं, क्या मतलब, लेकिन हम क्या कैपेबल हैं, या हम वैसी ऑप्स करते हैं? देखिए केबल तो हम बहुत हैं, हम्म, और ये जो मरे हैं अच्छे हैं, इनको पहले ही सौगात मिलनी चाहिए थी कि ये जाके 72 हूर से मिले, लेकिन इनको देर से मिला तो कोई बात नहीं है। सर आप IPS ऑफिसर रहे हैं, एक दूसरे IPS ऑफिसर हैं अजीत डोवाल, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आपको उनका कार्यकाल ओवरऑल कैसा लगता है? क्या वो एज अ NSA सक्सेसफुल रहा है, एज एन इंडियन NSA, या उससे बेहतर हो सकता था? देखिए डोवल साहब तो मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, वो IB में थे, मैं उनका जूनियर था। बहुत अच्छी तरह से वो मुझे जानते हैं, और बड़े ही अच्छे सम्मानित आउटस्टैंडिंग अफसर थे IB के। NSA की हैसियत से मैं समझता हूँ बहुत सारी सीमाएं हैं एक NSA के लिए, बिकॉज बॉर्डर टॉक्स में आप क्या कर सकते हैं चाइना से? चाइना तो मानेगा नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ सवाल है, क्या कर सकते हैं आप? घटनाएं तो हो रही हैं, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं। आर्टिकल 370 लगाई नहीं लगाई, घटनाएं तो अभी तक हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी हुई। उसके बाद मैं ये ज़रूर अपेक्षा करता था कि डोवल साहब के आने के बाद कम से कम दाऊद इब्राहिम को तो
72 हूरों के पास भेज देना चाहिए था। और ये जैश ए मोहम्मद और ये जो हाफिज़ सईद साहब हैं, इनका भी कुछ काम ये होना चाहिए। बाकी मैं ये भी आशा करता था कि इनके आने के बाद होम मिनिस्ट्री में कुछ व्यापक बदलाव आए, इंटरनल सिक्योरिटी की नई मिनिस्ट्री बने, क्योंकि इतने चैलेंजेस अगर आपके पास हैं तो अभी भी वो बूढ़ा थका हुआ गृह विभाग चल रहा है, जिसमें लैंग्वेजेस भी है, इंटरस्टेट भी है, फलाने भी हैं, और ये भी है, और एक आईपीएस अफसर वहाँ पे आए, तो मैं बहुत बदलाव की अपेक्षा ये करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि वो भी इसको चाहते हैं, तो क्या इसमें इनकी विवशता है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। सर लेकिन एक चीज मैं जो डिफरेंस देखता हूँ कि 2014 से पहले भारत में आतंकवादी घटनाएं बहुत होती थी, छोटे छोटे शहर में, कानपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, लगातार होते थे। नोटिस आते थे कि भाई आप इसको मत छुइए, लावारिस वस्तु फट जाएगा। कंपेरेटिवली अब मैं जब 14 के बाद देखता हूँ तो ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई है, नहीं, ये बात काफी सही कम हुई है। नहीं, ये बात सही नहीं। ये बात जो आपने कही, जो घटनाएं हुई वो पार्लियामेंट अटैक से शुरू हुई 2001 एक में, में। सही है, फिर जेएनके असेंबली में हुई, हाँ। रेड फोर्ट में हुई, उसके बाद गोमती एक्सप्रेस से लेके वो चलता रहा सिलसिला। लेकिन 2009-10 के बाद आपने देखा होगा बॉम्बे और इसके बाद ये घटनाएं बिल्कुल ही कम नहीं, बट होती 10 से गई। 14 के बीच में भी, जैसे मोदी जी की रैली थी पटना में, उसमें बम ब्लास्ट हो गया नहीं, था। हाँ तो ठीक है, तो हाईकोर्ट का ब्लास्ट भी तो हुआ ना अभी इनके समय में, तो वो स्पोरेडिक घटनाएं जैसे वैसी थी वैसे, कोई खास यू फर्क डोंट फील कि उसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं। रोल है? आई डोंट थिंक कोई फर्क नहीं आएगा। और सबसे बड़ा तो आप देखिए, रेडिकलाइजेशन का सबसे बड़ा नमूना तो अभी निकला, जो कि 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट। करेक्ट। तो ये है ना। दिल्ली में ही, हाँ, तो एनसीआर में। फोर्सेस की कैपेबिलिटी तो बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। फोर्सेस की कैपेबिलिटी पे एक प्रश्न है कि भारत सरकार ने अग्निवीर योजना लाई कि भाई 4 साल के लिए हम आर्मी में रखेंगे, या आर्मी में जितने लोग हैं उसको कंपेटिवली कम किया जाएगा। क्या वो तरीका सही है? क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, लेकिन आर्मी के काफी लोगों ने सपोर्ट भी काफी किया, तो समझ में नहीं आया कि अग्निवीर योजना अच्छी है या बुरी है। देखिए, सवाल ये है कि अग्निवीर योजना के पीछे सबसे बड़ा तो आर्थिक कारण रहा है, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी सपोर्ट करना इतने नंबर में पॉसिबल नहीं है। पेंशन का जो बिल है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि ये एक नई चीज़ है जो यही नहीं और सब देशों में भी की जा रही है। बल्कि इसमें तो ऑपोजिशन मेंबर मनीष तिवारी ने भी इसको सपोर्ट किया था। तो मैं सरकार की जो विवशता है इस संदर्भ में समझता हूँ कि क्यों ये किया गया है। दूसरी बात ये है कि आजकल के हाई टेक ज़माने में जिस तरह की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर की चल रही है, क्या हमें उसी गुना में फोर्सेस के इंक्रीज चाहिए क्या? क्या हमें एक माउंटेन कोर एक एक्स्ट्रा चाहिए क्या चाइना के? हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम लड़ाई हुआ था सिंदूर में, तो हमने देखा कि मॉडर्न वॉरफेयर का बहुत प्रयोग हुआ, चाहे ड्रोन से हुए हो या मिसाइल से हुए हो, रॉकेट से हुए। आर्मी का रोल कंपैरेटिवली कम हो गया। तो फुट सोल्जर्स तो आपको चाहिए टेरिटरी कैप्चर करने के लिए, जी। इन्फेंट्री है हमारी जो है, लेकिन क्या हमें उसी अनुपात में इंक्रीज चाहिए आर्मी की? इस पे एक सोच होनी चाहिए, और भले जो मिलिट्री वेटरन्स हैं वो बैठें, पॉलिसी मेकर्स बैठें और उसका एक तरीका निकालें। अच्छा, एक इंडिजीनियस हथियारों की या इंडिजीनियस मिसाइल्स की या हमारे जो है उसकी बात हो रही थी कि डीआरडीओ को डेवलप करना चाहिए, या जो हमारे अपनी रिसोर्सेज है उनको डेवलप करना चाहिए। लेकिन उसी के समय में हमने देखा कि इंडिया ने बहुत बड़ा एक डील अभी फ्रांस से किया है राफेल को लेके, या हम अभी भी दूसरे कंट्रीज पे काफी भरोसेमंद है, चाहे रशिया हो या यूएस से बात होती है बीच में, इटली से बात होती है इवन। क्या हमको इंडिजिनियस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, या ये लेना भी ठीक है? नहीं, इंडिजिनस पे बिल्कुल ध्यान दें, इसमें क्या शक है। कोलैबोरेशंस तो हो ही रहे हैं हॉल के द्वारा अभी। ब्रह्मोस वगैरह रशिया के साथ मिलकर बना ब्रह्मो रहे हैं। मिसाइल ने गजब का काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। रशिया तो बराबर से हमारा दोस्त रहा है और हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छा काम, शिपयार्ड बिल्डिंग में है, इसमें है। तो अब सवाल ये है कि जिनको वरद हस्त है इस पूरे एरिया में, फ्रांस को है, रशिया को है, अमेरिका को है, तो हम वहाँ से हथियार ले रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। देखिए, अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि जिसकी मारक क्षमता बिल्कुल अचूक है,
तो चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर को, डोमेस्टिक हम करें कोशिश। मेरे ख्याल से डोमेस्टिक उतना स्पीड पे नहीं चल रहा है, धीरे धीरे वो समय आएगा, तो तब तक हमें कोई हर्ज नहीं अगर हम रिलाई करें। सवाल सुरक्षा का है, ओके, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और ये डील सही है मतलब सर? बिल्कुल बिल्कुल सर सही। मैं वकील भी हूँ और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस कोलेजियम से अपॉइंट होते हैं। तो कोलेजियम जब कोई नाम रिकमेंड करता है और सरकार को भेजता है तो हमेशा हम पढ़ते हैं कि आईबी की एक रिपोर्ट आती है। आईबी क्या रिसर्च करता है जजेस पे? अब देखिए, आईबी की रिपोर्ट आती है तो आईबी वेरीफाई करता होगा कि भाई इनसे कोई सुरक्षा को खतरा तो नहीं है यार। मैं समझता हूँ उससे कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी, और हर देश में होता है, किसी भी बहुत ही क्रिटिकल अपॉइंटमेंट में सरकार जानना चाहती तो है कि भाई इनका बैकग्राउंड क्या है, कोई कोई इस तरह की एंटी नेशनल या कोई ऐसी चीज़ें जो कि उनके कार्य करने की क्षमता पर को प्रभावित करे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी पुरानी घटना नहीं होनी चाहिए। तो इसके बारे में तो मैं समझता हूँ ये लाजमी है। क्योंकि अभी एक व्यक्ति हैं, वकील हैं, उनके पिताजी जज थे, उनका नाम रिकमेंड हुआ कि उनको भी जज बनाया जाए और वो होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं ऑफिशियली, और आईबी की रिपोर्ट आई कि इनको नहीं बनाया जाए क्योंकि इनका जो पार्टनर है वो फॉरेनर है। तो फिर कहा गया कि लेकिन कई सारे नेता हैं जिनके पार्टनर्स फॉरेनर हैं, चाहे जैसे हमारे अभी के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। क्या ये एंगल सही था आईबी का, या भारत सरकार ने जो वो पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, लिया? आईबी ये नहीं कहेगा कि चूंकि उनके ये फॉरेनर हैं इसीलिए नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात रहेगी जो जो सामने आई है तो वो उसको प्रस्तुत करेगा एज एन एब्स्ट्रैक्ट। निर्णय सरकार लेगी। ओके, वो ये नहीं बोलेगा कि यस और नो है। हाँ, आईबी वो ये नहीं यस और नो करता है, बोलेगा, इनके बारे में ये सूचनाएं हैं। वो रिपोर्ट सबमिट कोई भी वेरिफिकेशन एजेंसी जो है वो अपनी रिपोर्ट देती है, यस और नो नहीं कहती है। ओके, यस और नो का डिसीजन तो सरकार लेती है। मैं रहता तो कहता कि कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए इनको जज। सर अगर आईबी को हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज के इंटेलिजेंस से, आपको लगता है कि आईबी सबसे बेस्ट है? और अगर नहीं है तो आईबी से अच्छा कौन से कंट्रीज को आप मार्क रखेंगे? आईबी एक आउटस्टैंडिंग एजेंसी है, मैं समझता हूँ। और किसी भी आप आईबी में रहते हुए मैं बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसी से मिला हुआ हूँ, उनके कैपेबिलिटीज़ को देखा हूँगा। पहले तो उनके पास टेक्नोलॉजी बड़े हाई स्तर की थी, उससे लिए बढ़ के बोलते थे, लेकिन बाद में कौन से कंट्रीज अगर एग्जांपल देना चाहे तो? नहीं, अभी कोई भी, जब हम बात करें तो वही अमेरिका और वही MI5 MI6 इनके दफ्तर भी गया हूँ, देखा हूँ। ओके, तो मैं समझता हूँ आईबी और रॉ की जो हमारी एजेंसीज हैं वो किसी से कम नहीं है। नहीं है। हाँ बिल्कुल, इतना ज़रूर है कि जैसे आईबी और एफबीआई में फ़र्क ये है कि आईबी डायरेक्ट जाके अरेस्ट नहीं करती है। ओके, वो भी एक बार कभी सोचा गया था कि क्या आईबी को वो पावर दे देना चाहिए, तो क्या देना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल देना चाहिए। आईबी अरेस्ट कर सकता है। हाँ, अगर ऑपरेशंस अगर टेररिज्म का है, तुरंत एक्शन के लिए आप जो स्टेट को कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, आपको जाके पावर्स डायरेक्ट होना चाहिए। तो अभी जो आईबी ऑपरेशन करता है वो स्टेट पुलिस के थ्रू करता है। क्यों करता है? तो इस पे एक एलिगेशन उठता है कि आईबी और रॉ का एक जॉइंट ऑपरेशन था एक टाइम में, दाऊद इब्राहिम को उनकी बेटी की शादी के समय में दुबई में मारने का, और क्योंकि लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी, महाराष्ट्र पुलिस को पता था, तो एक बहुत बड़े ऑफिसर ने उसको खराब कर दिया। इज दिस ट्रू? क्योंकि ये काफी फेमस सोशल मीडिया पे एक है कि महाराष्ट्र के या मुंबई के फॉर दैट पॉइंट कमिश्नर का उसमें था कि खराब किया जाए ऑपरेशन को एंड ऑल। अब उसके बारे में भी मुझे उड़ती उड़ती जानकारी मालूम है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। ओके सर, दाऊद इब्राहिम का जब नाम होता है तो कई बार होता है कि जैसे शरद पवार जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि एक समय था जब आया जा सकता था। राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने कहा था कि मुझसे बात हुई थी, वो आने के लिए रेडी था इन एक्सचेंज ऑफ इम्यूनिटीज एक्सेट्रा। और इतने साल हो गए 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के, और हम आज तक, और उसके बाद भी काफ़ी सारे चीज़ों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, हम आज तक उसको उस तरीके से पनिश नहीं कर पाए या पकड़ नहीं पाए जैसे कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि उसकी शादी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्रिकेटर के घर जावेद मियांदाद जी। व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? मुझे याद है जब मैं इंडियन टीम को पाकिस्तान ले गया था 2004 में, तो कराची के स्टेडियम हम जा रहे थे प्रैक्टिस के लिए। तो जिस बस में हम बैठे थे तो नेवी का कोई एक इंस्टीट्यूशन आता है, उसके पहले क्लिफ्टन एवेन्यू है,
तो बाएं तरफ हमने घर देखा और देख रहा था और फिर मैं मुस्कुराया, तो वो जो सामने है हमारा जो सिपाही या जो भी बैठा था एसआई का, उसने देखा तो मैंने कहा यही है। तो वो रहता है क्लिफ्टन एवेन्यू में ही, तो अच्छा, दाऊद का घर देखा आपने? हाँ, नाम उसका जो क्या तो नंबर है उसका। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी हमारी कोई विफलता रही है वो तो यही रही है, और कोई भी सरकार उसे पकड़ नहीं सकी, और उसकी जगह जहाँ होनी चाहिए वो अभी तक। सर, क्योंकि मैं नितिन गडकरी जी का एक वीडियो देख रहा था कि वो ईरान में थे, नितिन गडकरी जी, और ईरान के कुछ तो ओथ हो रहा था, कुछ लोग आए हुए थे जिसमें हमास वगैरह के भी लोग थे, और उसके अगले दिन हुआ कि एक मिसाइल आई ड्रोन की तरीके से और इनके बिल्डिंग के उसी रूम के उस व्यक्ति को मार दिया गया। क्या उस तरीके का कुछ प्रयोग हम दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट में नहीं कर सकते थे या नहीं कर सकते हैं? मैं समझता हूँ जो कुछ करने की क्षमता है हमें और जो कुछ हम कर सकते हैं उसके प्रयास तो किए ही जा रहे होंगे। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं ये बता सकूं। बट एज अ फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है, डॉक्टर एस जयशंकर, उनका कार्यकाल आप कैसे देखते हैं? स्पेशली क्योंकि सुषमा स्वराज पहले थी और उसके बाद एस जयशंकर जो इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए थे। हाउ डू यू सी जनरली कि हम जो डील कर रहे हैं यूएस से, ईरान से, रशिया से, इसराइल से, देखिए, पैलेस्टाइन से? पहली बात तो शशांक, मैं इस बात को मानता हूँ कि आपकी जो विदेश नीति है वो आपका जो आंतरिक आपकी क्षमता है उसको परिलक्षित करती है कि नहीं? जितने मजबूत आप अंदर हो वही तो डिप्लोमेसी बाहर ये करेगी ना। अगर अमेरिका इतना स्ट्रांग देश होता तो उसकी फॉरेन नीति उतनी प्रभावशील होती। आज इंडिया उस स्थिति में नहीं है कि कमांड करे। इतना ज़रूर है, मोदी जी की जो पर्सनल ये है इमेज है बड़ी अच्छी है बाहर में कि स्ट्रांग नेता हैं, सब कुछ है। ऑपरेशन सिंदूर ने उसे बिल्कुल स्थापित कर दिया है, ये बात सही है। लेकिन विदेश नीति तो बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करती है। इतना मैं ज़रूर दाद देता हूँ कि उन्होंने एक प्रोफेशनल को बनाया फॉरेन मिनिस्टर। दैट वाज अ गुड डिसीजन। दैट इज़ अ गुड डिसीजन। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक फॉरेन मिनिस्टर को एक ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि बड़ा परिपक्व है, जो हर चीज़ को अच्छी तरह से ये कर सके। तो ये अपने कहने का ही है। लेकिन प्रभावशील विदेश नीति तो हमारे आंतरिक शक्ति से आएगी। तो इसलिए उसमें जयशंकर जी रहें या अभयंकर जी रहें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सर, एक क्योंकि आप बहुत सारे फील्ड के बारे में मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो यू हैव आइडिया ऑन मेनी थिंग्स, और क्योंकि आपका अपना इंटरेस्ट भी रहा है और सब कुछ रहा है। अब जब भारत विकास कर रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रंट पे हो, और उसी समय हम देखते हैं कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है। क्या हमारी नीति चाइना जैसी होनी चाहिए थी कि हम उनको रोक पाएं और वहीं पे प्रोवाइड कर पाएं एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि मैं और आप बिहार से आते हैं, मिथिला से आते हैं, और आज हम दोनों दिल्ली में बैठे हुए हैं। क्या वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि मिथिला में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु तो चलिए फिर सक्सेसफुल हो गया, छत्तीसगढ़ में, असम में लोग वहीं पे कार्य कर पाएं? गांव के गांव खाली हो गए उत्तराखंड में। देखिए, ऐसा है शशांक कि इसलिए मैं बात करता हूँ बराबर अपने आंतरिक शक्ति की। आज हमें शर्म आनी चाहिए कि बिहार से सारा जो मज़दूर है वो केरला और तमिलनाडु में काम कर रहा है, और कभी उसकी जगहसाई हो रही है और कभी वो बेइज्जत हो रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र है चाहे कश्मीर है। कश्मीर में मारे भी गए, ये बात सही है। तो पलायन जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में कुछ तरक्की होती नहीं है। इवन आईटी, हम हमेशा लेबर की बात करते हैं, आईटी बेंगलोर में, हैदराबाद देखता हूँ पूरा आईटी भरा पूरा हुआ IT है। भरा हुआ है। तो मिथिला में अगर आपका मखाना इंडस्ट्री आज से 30 साल पहले इतना बढ़ा होता तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कोऑपरेटिव्स, मार्केटिंग अगर असिस्टेंस मिलता, नंबर 1 फिश, जो आंध्रा का फिश आज बिक रहा है बिहार में, अगर वहाँ के फिश इंडस्ट्री को सपोर्ट करते, और कितने ही ज़्यादा सी पेंटिंग्स हैं, मैथिली पेंटिंग्स हैं, मैं 10 नाम गिना दूँ आपको हिमालय में बराबर, तो ऐसी घटना नहीं होती। तो ये पलायन इसलिए हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि मनरेगा ऐसे इशू को भी अगर आप देखिए, मनरेगा जब भी था तो उससे कम से कम एक तरह का सपोर्ट था। लोग छोड़ नहीं रहे थे एरिया को, क्योंकि वहीं पे आपको
आपको जीवन यापन मिल रहा था। तो ऐसी चीज़ों को चूंकि हम कर नहीं सक रहे हैं, इसलिए पलायन हो रहा है। एक चीज़ और, लैंड एक्विजिशन में समस्या है, लैंड कहते हैं, लेबर लॉज में समस्या है, हर चीज़ में इन समस्याओं से जो आपको जूझना चाहिए, अगर आप नहीं जूझें तो आपको जॉबलेस ग्रोथ ही होगा। तो चाहे आप 4 ट्रिलियन कर लें, मैं समझता हूँ 24 ट्रिलियन जब तक आपके नहीं आएगा तब तक आपका पर कैपिटा सहारन कंट्रीज के ऐसा ही रहेगा। इसलिए हमें इस बात को तो भूल ही जाना चाहिए। कितनी आबादी, 150 करोड़ तो हैं हम लोग। बिल्कुल, चाइना को और- क्रॉस कर गए हम। हाँ, क्रॉस कर गए हैं चाइना को। तो 150 करोड़ में क्या है आपका 4 ट्रिलियन, बताइए। और जिसमें आप 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। तो आप खुद ही जब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा हम सिक्योरिटी ये कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम इतने पुअर हैं। उसमें से कम 25 करोड़ के अलावा तो राशन की जरूरत तो है नहीं उन्हें, क्यों दे रहे हैं हम उन्हें राशन? बट ये एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहले राशन बर्बाद हो जाते थे, गवर्नमेंट कंटेनर में रख के सड़ जाते थे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो सरकार को कहा कि आप फ्री में क्यों नहीं बांट देते रेदर देन सड़ रहा है। करेक्ट है, और उस टाइम सरकार ये कहती थी कि पॉलिसी इशू है, आप इस पे मत बोलिए। करेक्ट है। उसके कंपैरिजन में जब मैं मोदी जी को देखता हूँ कि वो राशन को बांट रहे हैं फ्री में, तो कोई एक पर्सपेक्टिव सही हो सकता है, ये या तो नहीं सड़ रहा है तो नहीं बांट रहे नहीं, हैं। तो हमारा ये कहना है हमें जरूरत क्या है इतने प्रोड्यूस करने की। आज कहते हैं वाटर टेबल आपका पंजाब में नीचे घुस गया है, ये राइस और इसके ज्यादा बंद कीजिए उसका कल्टीवेशन। बट फिर एमएसपी का इशू आ जाएगा। नहीं, एमएसपी का इशू क्यों आएगा? एमएसपी तो वैसे भी आप बात देने को आप दे रहे हैं एमएसपी। मैं कह रहा हूं उसको कहते हैं आप भेजिए, गरीब देशों में बांटिए। कौन कह रहा है नहीं, उसको बेचिए, निर्यात कीजिए। निर्यात कीजिए। लेकिन 80 करोड़ को जो आप एक सिग्नल दे रहे हैं, बड़ा पुअर सिग्नल है। ये 80 करोड़ को हम खिला रहे हैं राशन में, आप कहेंगे आप फ्री में खिला रहे हैं, बाहर से तो वो सोचेंगे ये बेचारे गरीब हैं उसीलिए खिला रहे हैं, तो वो नाम भी खराब हो रहा है, नाम भी खराब हो रहा है। अच्छा, उसका एक पैसा जो इस पे खर्च हो रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है। अब मैं और आप दिल्ली में रहते हैं, हमने एक परसों देखा कि एक टेकी की जिस तरीके से मौत हो गई, हत्या कहा जाए एक तरीके से, इतनी बड़ी विफलता रही हमारी कि गाड़ी डूब गई, 2 घंटे तक वो परेशान रह गई, कोई उसको बचा ले। पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड पहुंच गया, एनडीआरएफ पहुंच गया, एसडीआरएफ पहुंच गया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। क्या लगता है आपको कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम भारत में है, क्या वो इन वजहों से है जो फ्रीबीज और ये सब में पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम? देखिए, हमारे शहरों की जो दुर्गति हो रही है और वहाँ पे हमारे जिंदगी का जो जिसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। ओके। क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी आती है जबकि आपके यहाँ अच्छे पब्लिक स्पेसेस हों, और पब्लिक स्पेसेस में लोग आराम से जा सकें और खुलकर अपना मनोरंजन कर सकें। और बड़ा देश और बड़े शहर वो हैं जहाँ आप अपने घर से बाहर आए तो आप उसी सड़क पे या पेडेस्ट्रियन पाथ पे दौड़ना शुरू करें, आपके पास वो फूड कोर्ट मिल जाए, ये स्टॉल्स मिल जाएं, बस पकड़ने की और मेट्रो पकड़ने की जगह मिल जाए। आज आप अपने घर के बाहर चल ही नहीं सकते हैं। या तो कहते हैं आवारा कुत्ते हैं जिनके लिए सारे एनजीओज भिड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो सही दिया है कि पब्लिक प्लेसेस जो अस्पताल हैं, बच्चों के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पे आसपास नहीं, कम से कम इतना तो मानना चाहिए। लेकिन हम उस पर नहीं मानते हैं। पेडेस्ट्रियन पाथ जो है सारे दुकानदारों ने कवर कर लिया है, वॉक करने की जगह नहीं है, पार्किंग कहते हैं सड़क पे हो रही है, जगह पे ट्रैफिक नहीं है। तो अर्बन जो कोलैप्स हुआ है गवर्नेंस का, ये किस लिए है? क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी काम नहीं करती। इनफैक्ट मुंबई में मैं देखता हूँ कि सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरे एशिया की, 54,000 करोड़ या 45,000 करोड़ का उनका बजट रहा है, और हर साल कम से कम 3,000-2,500 लोग मर जाते हैं सिर्फ लोकल ट्रेन में गिरने से। तो आपको मालूम है कि कोई ऐसा आपने लोकल ट्रेन देखा जिसमें दरवाजे नहीं है? ये है मुंबई में। क्या डेवलप्ड कंट्री में किसी बड़े मेट्रो में इस तरह से ट्रेनें चलती हैं, उससे गिर के मरने वाले हैं कलकत्ता जिनके में यहाँ। मैंने देखा ये चीज। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये सब जो चीज़ें हैं, वाटर कंटेमिनेशन से अगर मर जाए इंदौर में और आप उसको सबसे स्वच्छ सिटी कह रहे हैं, ये ट्रैजिक है। हाँ, मतलब करेक्ट, मतलब पानी पी के जो नॉर्मल पानी पी रहे हैं वो पी के अगर लोग मर जाए। आज बी क्लास सिटीज में भी टैप वाटर, ड्रिंकिंग वाटर लोग पी सकते हैं। बी क्लास सिटीज में लैंडफिल साइट्स की आप हालत देखिए, अभी तक वो कहते हैं जल रहे हैं। गार्बेज फिल्थ मैनेजमेंट, उसमें प्रॉब्लम, कचरे का पहाड़, यमुना गंदी। सर एक आई गेस हम लास्ट लेग में हैं, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं,
आपके एक भाई सांसद हैं, आपके एक भाई विधान परिषद में, क्या हम फ्यूचर में आपको भी पॉलिटिक्स में देख पाएंगे या देख सकते हैं? देखिए, अब तो मेरी उम्र भी हो गई है। नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। अब मैं क्या, जो कर रहा हूँ मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैंने रिटायर किया एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमने करीब 8,000 जजमेंट दिए। मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें कई तरह के जजमेंट थे, एनवायरनमेंटल थे, होम मिनिस्ट्री के थे। तो बहुत ही मुझे सेटिस्फैक्शन हुआ। अब मैं पढ़ता लिखता हूँ, डिबेट्स में जाता हूँ, सेमिनार्स अटेंड करता हूँ और बिल्कुल ही निष्पक्ष और बिल्कुल फ्री होकर लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। इससे बेहतर जिंदगी और क्या हो सकती है? पॉलिटिक्स में वो नहीं हो पाएगा। पॉलिटिक्स में शायद वो नहीं हो सकता। एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर, सबसे बड़ा अगर कोई एक चैलेंज आपको कहा जाए, आपको क्या लगा? क्योंकि कई बार हम जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक संस्था जो आरटीआई के तहत जो लोगों को आज़ादी मिली हुई है वो हेल्प करती है, लेकिन चैलेंजेस भी आए होंगे, और क्योंकि आप संस्था में रहे हैं तो संस्थागत चैलेंज आपको सबसे बड़ा क्या लगा? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आरटीआई जो सबसे बड़ा कानून था उसको सनशाइन लेजिस्लेशन कहा जाता था, 2005 में जब आया था, और लोग इतने डर गए थे कि अगर कोई सरकारी विभाग जवाब नहीं देता था तो लोग कहते थे आरटीआई लगा देंगे। ये प्रभाव था आरटीआई, डर का माहौल था। और उससे क्या था कि धारणा बदली और विभागों ने जानकारी देनी शुरू की। ये सबसे बड़ी शक्ति जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक कॉमन मैन को मिली। आज स्थिति दूसरी है। मैंने जब डिसीजन दिए बिल्कुल ही निर्भीक दिए, और हाँ, कई केसेस जो आए चूँकि हमारे भाई से संबंधित थे, भाई ने किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ डीडीसीए में और जगहों में, तो मैंने रिक्यूज़ किया। सबसे बड़ी समस्या आरटीआई की है कि जितने जो ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं वहाँ पे, वो समझते हैं ये शायद एक्सटेंशन ही है अपने कार्य का जो से वो सरकार में थे, तो उसीलिए सरकार के पक्ष में ही ज़्यादा अपने निर्णय। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इसका। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने अब टांग तोड़ दी है आरटीआई इंस्टीट्यूशंस की। 2019 में एक एक्ट लाया जिसमें कि जो पावर्स थे वो बिल्कुल ही ख़त्म इसलिए हो गए हैं क्योंकि टेन्योर पे आघात पहुंचा, तनख्वाह पे आघात पहुंची और स्टेटस पे आघात पहुंचा। पहले हमारा स्टेटस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इसमें था, इलेक्शन कमिश्नर जो सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है उस समय जब हम लोग थे। उसके बाद 2019 से ये कम हो गया, वो सेक्रेटरी के रैंक पे उनका तनख्वाह भी हो गई, सब कुछ हो गई। तो अब वो वाकई विभाग की तरह ही काम कर रहा है। मैं तो समझता हूँ उसे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का ही एक पोर्शन बना देना चाहिए। इतना बुरा हाल? हाँ, और इस बीच में करीब 3 ही फंक्शन कर रहे थे, वैकेंसीज भी नहीं भरी जाती हैं, और अब इतने लंबा पहाड़ हो गया है पेंडेंसी का कि उसको ये करना भी मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि आरटीआई एक गंभीर स्थिति में है। सर एक और चीज़ है, जैसे आप आईबी में रहे, आपको कभी लगा कि आपको भी रॉ में रहना चाहिए था? रॉ की लाइफ और आईबी की लाइफ में कोई डिफरेंस? नहीं, देखिए मैं कभी मैं बड़ा ही संतुलित वे में अपना करियर, मैं चाहता था कि हर चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस। मैं खाली इंटेलिजेंस एजेंट नहीं बनना चाहता था। तो मैंने शुरुआत में सारी जो पुलिस की कार्रवाई है वो की, थाने की कार्रवाई की, सब डिवीज़न की कार्रवाई की, एडिशनल एसपी की 3 जगह में एसपी रहा, उसके बाद डीआईजी रहा, उसके बाद डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स रहा, और उसके बाद मैं इंटेलिजेंस में आया। फिर मैंने स्टेट में गया, सेक्रेटरी सिक्योरिटी रहा, और इंफॉर्मेशन कमीशन में भी पूरे मैंने 5 साल किए। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। बट सर आप क्योंकि पुलिस में आपने काफ़ी लंबा, बिफोर आईबी पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत बात होती है। इनफैक्ट मैं खुद क्योंकि वकील हूँ, और हम कई बार जब थाने जाते हैं तो एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है, टॉर्चर कई बार होता है, ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं, कैमरे सीसीटीवी की बात हुई है लेकिन बंद होते हैं। इनफैक्ट मैं नाम नहीं बोलूँगा सर, लेकिन एक ऐसा भी मैंने देखा है कि थाना है जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है, बगल में एक और बिल्डिंग को किराए पे लिया गया है और वहाँ पे टॉर्चर होता है। आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन सॉल्व हो सकता है ये प्रॉब्लम?
और क्या प्रॉब्लम है इसमें एक्चुअली? दिक्कत ये है कि हमारे राजनीतिज्ञ नहीं चाहते हैं कि पुलिस रिफॉर्म हो। ओके। आज ये स्थिति आ गई है कि पुलिस खुद भी कह रही है कि हमें रिफॉर्म कर दो, लेकिन राजनीतिक कहता है नहीं नहीं नहीं, तुम वैसे ही रहो जैसे हम रहेंगे। मैंने कुछ साल पहले एक बहुत बड़े नेता के पास मैं गया था और मैंने कहा ये पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं आ सकता है, क्यों नाम नहीं बताएंगे नेता का? ऑटोनॉमी है। नहीं, नाम तो खैर नहीं बताना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो बात कही वो सही कही। ओके। उन्होंने यह कहा, बताइए कि कौन चीफ मिनिस्टर चाहेगा कि अपना पावर छोड़े। ओके। क्योंकि मैंने कहा कि अगर पुलिस को जब तक आप स्वायत्ता नहीं देंगे इन्वेस्टिगेशन में, तो पुलिस हर जगह अच्छा करती है, जहाँ पॉलिटिशियन का ये आता है वो काम नहीं कर सकती। तो और यहाँ की सारी राजनीति जो है वो थाने, तहसील और कचहरी से ही चलती है। तो ऐसे नेता जब बढ़ते हैं, हर नेता चाहता है कि मेरा थानेदार हो, मेरा एसपी हो। तो इसमें यह स्थिति कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट कह के थक गया। उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दिए नहीं माना स्टेट्स ने। इवन लॉ कमीशन के भी। ओके। अब जो है, अब पुलिस के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी भी है, तो पुलिस कमिश्नर सिस्टम को नहीं आने देना चाहती है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम अगर आता है तो उसको पावर्स नहीं देती है। तो सब चाहते हैं बेटर है एनी डे पुलिस कमिश्नर बेटर क्या? आई मीन जो चीज विधिवत है वो विधिवत है। पुलिस का काम क्यों कोई और करे? तो एक और चीज डिमांड होता है कई बार दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में कि इंडिया में इन्वेस्टिगेशन भी वही पुलिस करता है, जो पुलिस एफआईआर लिखता है, जो पुलिस थाना संभालता है, वही कोर्ट भी जाता है, तो सेग्रीगेशन होना चाहिए। डू यू सपोर्ट दिस? नहीं नहीं, नॉट फॉर नॉनसेंस। नहीं, वो बात दूसरी है। फॉरेन में यह है कि इट्स अ प्रोसिक्यूशन गाइडेड इन्वेस्टिगेशन। ओके। प्रोसिक्यूशन का हेल्प बराबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मिलते रहना चाहिए। वो यहाँ नहीं है। तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होने चाहिए और क्या। एक स्टेटमेंट सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा था बीच में कि भारत में तभी तक कोई व्यक्ति रोड पे चल रहा है जब तक पुलिस नहीं चाहती, जिस दिन सरकार या पुलिस चाहेगी आप अरेस्ट हो जाएंगे। इज दिस ट्रू? नहीं, ये बात सही नहीं है। आई थिंक भारत में जिस तरह की आज़ादी है वो तो शायद कहीं नहीं है। अगर भारत में थोड़ी सी डिसिप्लिन आ जाता, डिसिप्लिन, तो हम कहीं से कहीं रहते। मैं नहीं समझता हूँ। तो खुली आज़ादी है, जिसको चाहो जैसे चाहो गाली दो, सड़कों पे घूमो। कोई बल्कि बात दूसरी है, सड़क पर व्यक्ति तभी सही चलता है जबकि पुलिस वाला रहता है। पुलिस वाला नहीं रहे तो सड़क पे वो चलेगा। हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं हुआ तो लोग भाग जाते हैं। करेक्ट। मतलब कि वो हेलमेट पुलिस के लिए पहनते हैं, सुरक्षा के लिए नहीं पहनते हैं। ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं पुलिस के लिए, नहीं तो ट्रैफिक लाइट का कोई मतलब नहीं है। तो पुलिस रिफॉर्म की बात की, क्या जेल रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए? क्योंकि 100% क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए अलग मीटिंग करनी बिल्कुल चाहिए। लेकिन होना चाहिए 100% होना सर। चाहिए। एक और चीज, क्योंकि आप इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट रहे हैं, एक बार बार प्रश्न सोशल मीडिया पे और इन जनरल भी हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स अपना मिसयूज करते हैं। कोई करप्शन में फंस जाता है, कोई मिसकंडक्ट में फंसता है, कोई अपने पावर का मिसयूज करने में जाता है, कोई पॉलिटिकल बायसनेस में जाता है और उन पे एक्शन नहीं होता उस तरीके से। और ऑन द कंट्री हम देखते हैं कि कुछ लोग अच्छा कार्य करते हैं और उनका ट्रांसफर बार बार होता है। आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये क्यों इशू है? ये इशू इसलिए है कि सारी सरकारें चाहती हैं कि हमारे इच्छा के अनुरूप कार्य करें, और ये तो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि या पुलिस वाले हैं। पहले भी ये सिस्टम था, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले किसी राजनेता को पकड़ के ही अपना करियर बनाते थे। ओके। आज भी वही है। आज भी आप देखिए तो जो फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पोस्टिंग दी जाती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं उनको नहीं। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरिट वाले जरूर हैं सिस्टम में, लेकिन ये तो विधान रहा है, हमारी राजनीति इसी तरह चलती है। बट ये तो नेताओं वाली बात हो गई सर। लेकिन जो दूसरा प्रश्न था कि जो ब्यूरोक्रेट्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बन के आते हैं, उनके ऊपर करप्शन के इतने चार्जेस की 2 साल हुआ नहीं और 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है और उस तरीके की चीजें। अब देखिए, भ्रष्ट तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। मेरी मान्यता यह है कि 30% लोग हर विभाग में बहुत ही अच्छे हैं और उन्हीं के दारोमदार पे पूरा ये सिस्टम चल रहा है। और भ्रष्टाचार के बारे में हमारे यहाँ पता नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम या तो थोड़े ढीले हैं या एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के केसेस भी उतने सक्सेसफुल नहीं होते। कोर्ट में भी आप देखो तो उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं।
सीबीआई ही पकड़ती है तो फिर कुछ केस, लेकिन जहां पॉलिटिशियंस का मामला आया तो फिर केस फेल कर जाते हैं। सरकारी मामला आया लोगों का तो वो फेल कर जाता है। तो ये एक ऐसी विडंबना है कि वो एक पता नहीं एक अजीब सा एक्सेप्टेंस है सिस्टम में या रेजिग्नेशन है टुवर्ड्स करप्शन। फाइट भी हमारा सिंसियर नहीं है करप्शन के खिलाफ, क्योंकि अगर है तो फिर सीबीआई शुड बी ऑटोनमस। उसकी कन्विक्शन रेट्स भी काफी कम है सीबीआई की, इनफैक्ट ईडी का तो फिर भी है बट सीबीआई का काफी कम है। तो ये रही हमारी डिटेल कन्वर्सेशन यू वर्सेस यू में यशवर्धन जी के साथ, और हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत कार्य करता है, किस तरीके से हमारी समस्याओं को हम डील करते हैं, हमारी आर्मी, इंटेलिजेंस, सरकार, ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके के कार्य करते हैं, क्या चैलेंजेस है और क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये एक पर्सपेक्टिव है। अगर आपको लगता है कि इस पर्सपेक्टिव से अलग आपका पर्सपेक्टिव है तो इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी है यू वर्सेस यू, जिसमें कि हम कई बार कई सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हुए भी समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा एंगल क्या है। आज जो हमने बात की है वो की है इंसर्जेंसीज की, नक्सलिज्म की, नॉर्थ ईस्ट की, जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान की, चाइना की, अमेरिका की और रशिया की, मोदी की और मनमोहन सिंह की। तो इस विचार से मुझे लगता है कि एक समझने की हमने कोशिश की है कि भारत को आगे कैसे करना चाहिए, भारत को आगे कैसे बढ़ना चाहिए। सर, खत्म करेंगे इससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, 2026 में हम आ गए हैं, आप कैसा देखते हैं भारत का भविष्य क्या होना चाहिए, और भारत को अभी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए कौन से 2-3 स्टेप है जो लेने चाहिए इमीडिएटली? देखिए, ये तो बहुत ही लंबा प्रश्न है। इतना मैं कह दूं कि भारत का भविष्य उज्जवल है, लेकिन जहां हम जिस विकसित दिशा की ओर बढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है सर, एक बार सर कैमरा में देख के कह दीजिए यू वर्सेस यू विद शशांक में आपको आके अच्छा लगा, और लोगों को कहिए यू वर्सेस यू विद शशांक के प्लेटफॉर्म में आकर अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट। दोबारा आएंगे सर? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच।